स्वागत है आपका पावर ट्रेड में। मैं हूं शरद दुबे और मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम। और अगला 2.5 घंटा जो है पूरा एक्शन पैक रहने वाला। न्यूज़ फ्लोज बहुत आ रहे हैं, जिस तरह हम अर्निंग्स ट्रैक कर रहे हैं और ग्लोबल क्यूज़ की भी बात करें। ट्रंप ने बहुत अहम बात कही है कि जो बेस लाइन टैरिफ्स है वो एक रेंज में आ गए, यानी कि सारे जो अनाउंसमेंट्स आने वाले हैं मोस्ट ऑफ द कंपनीज के वो एक रेंज में रहने वाले। और ऑफकोर्स फेड की भी अहम बोर्ड मीट है जिस पे हमारी नज़र होगी। अर्निंग्स पे भी क्या फ़ैसला होता है उस पर नज़र रहेगी। और FIDIs में जो है ओवरऑल क्या जो बिकवाली देखने मिल रही है FIs की तरफ से, वहाँ पे क्या और ज़्यादा प्रेशर आता है उस पर भी जो सवाल उठेंगे। कल ऑफकोर्स हमने भारी बिकवाली देखी, इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे जो है बंद हुआ है, 24,700 के लेवल्स पे निफ्टी बंद हुआ है, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और अब जो है क्या अर्निंग्स रिकवरी ला सकती है बाजार में कि ग्लोबल क्यूज़ जो है डाइजेस्ट हम और भी क्यूज़ करने वाले हैं या रेंज बाउंड में फंसे रहेंगे। आज के शो के एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहला जो है बड़े संकेत आएंगे वो है डाउ जोन्स, यहाँ पे लगभग 64 पॉइंट्स नीचे है। नैस्डैक और S&P 500 अभी भी अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे है। देखिएगा कि लार्जली जो नंबर्स आ रहे हैं S&P 500 के, वहाँ के नंबर्स जो है 70 से 80% नंबर्स जो है अबव एस्टिमेट्स आ रहे हैं। देखिए फंडामेंटल्स में अच्छी इंप्रूवमेंट आ रही है और ओवरऑल रिकॉर्ड लेवल्स पे जो है आपके US इंडिसेस ट्रेड कर रहे हैं। ग्लोबल बेसलाइन टैरिफ की बात करें तो 15 से 20% संभव है और ये जो है क्लैरिटी जो आ रहा है धीरे धीरे करके 1 अगस्त के डेडलाइन की तरफ से देखने मिल रही है। आज FOMC की बैठक भी है। लार्जली रेट्स का एक्सपेक्टेशंस की अनचेंज रह सकते हैं और एक दिन पहले जो लेबर डेटा होता है, जॉब ओपनिंग्स डेटा था, वो भी आने वाले, तो कल उसकी इम्पैक्ट रहेगी। लेकिन जो कल की देर रात की बात करें तब वहाँ पे FOMC बैठक के नतीजे भी आपको देखने मिलेंगे। निफ्टी अर्निंग्स की बात करें तो इंडसइंड बैंक के मिले जुले नतीजे आए हैं। अदानी टोटल के भी जो है मिक्स्ड टू इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, जहाँ पे 16% वॉल्यूम्स की जो है बढ़ोतरी देखने मिली है। लेकिन कुछ खास जो है ओवरऑल अर्निंग्स में नहीं देखने मिल रहा और ये पूरे अर्निंग सीजन में ही देखने मिल रहे हैं। लैक लस्टर अर्निंग्स है ये क्वार्टर। मज़गांव डॉक की बात करें तो यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले। मार्जिन्स में भारी पिटाई आई है, लगभग 15% गिर गए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वही टोरेंट फार्मा की बात करें तो अनुमान से मुताबिक जो है नंबर्स आए हैं, कुछ ग्लोबल टेरिटरीज़ में अच्छी परफॉर्मेंसेज आई है। तो मिक्स्ड नंबर्स ज़्यादा आ रहे हैं, गुड नंबर्स बहुत कम आ रहे हैं और वीक नंबर साइड भी जो है ये आंकड़ा देखने मिल रहा है। तो अर्निंग्स कुछ खास नहीं है। तो अभिषेक FIs की भी थोड़ी सेलिंग हो रही है और अर्निंग्स का भी जो है मज़ा आ नहीं रहा है, पूरी तरह से जो है मोमेंटम अर्निंग्स में दिख नहीं रही है। तो कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आ रहे हैं अब हमारे फंडामेंटल्स को लेके भी और एक्सपेक्टेड है कि कुछ डाउनग्रेड्स भी देखने में। हमने देखा कि IT स्पेस में भी प्रेशर आया था और बैंकिंग में भी आज कुछ खास नहीं है अभिषेक। तो शरद अगर IT ना चले, बैंकिंग ना चले तो फिर बाजार चलेगा कैसे? मतलब मेजॉरिटी अगर आप वेटेज देखेंगे तो लगभग आधा का वेटेज तो नहीं, 2 सेगमेंट से है। तो यही चिंता है और यही चिंता FIs को भी सता रही है। और कल के आप सत्र में देखिए 6,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम सेल ऑफ FIs ने कैश में की है। आगे हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि FIs क्यों बेच रहे हैं, आगे बाजार का ट्रेंड क्या होगा, आपका सेटअप आज के सत्र के लिए क्या बन रहा है मार्केट में। लेकिन शरद पहले ये बताइए कि ग्लोबली क्या हो रहा है। ट्रंप ने मतलब वो धमकी दी है, उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहता हूं, सख्त नहीं होना चाहता हूं। फिर भी उन्होंने 15 से 20% बेसलाइन टैरिफ की बातचीत की है, जो कि 10% से काफी ज्यादा है। और ये एक चिंता की बात है। आप देखिए एशियन मार्केट्स में वीकनेस है, गिफ्ट निफ्टी की कमजोरी थोड़ी सी बढ़ के हो गई 50 अंकों के आसपास की। तो ग्लोबल क्यूज कैसे हैं, क्योंकि डॉलर बढ़ रहा है और क्रूड में हमने देखा कि कल 2% के आसपास की बढ़त आई है। जी बिल्कुल। लास्ट मोमेंट जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ट्रम्प से, तो और वॉलेटिलिटी अक्रॉस एसेट क्लासेस क्रिएट हो रहे हैं। जो एक्सपेक्टेशंस था कि धीरे धीरे करके सेफ हेवन डिमांड जो है थोड़ा कम होगा, रिस्क ऑन सेंटिमेंट बढ़ेगा, वो अभी फिर चेंज आ गया है। कोई नए नए टिप्पणी आ रहे हैं। और फ्यूचर्स की बात करें तो आपने सही कहा अभिषेक कि फ्यूचर्स में मिले जुले संकेत जो है आपको US से देखने मिल रहे हैं और एशियन मार्केट्स तो इसको नेगेटिवली ले लिया है और मोस्टली जो है नेगेटिव नंबर्स आपको एशियन मार्केट से देखने मिल रहे हैं। ग्लोबल देखा जाए तो US के अभी भी जो है थोड़ी सी पॉजिटिव ज़रूर है। नैस्डैक में लगातार चौथे दिन तेज़ी देखने मिली है और ऑफकोर्स टेस्ला की भी जो इम्प्रूवमेंट आई है और इनकी एक टाई अप है AMD के साथ, वो भी उन्होंने अनाउंस किया, तो टेस्ला में भी तेज़ी आई है। S&P 500 इंडेक्स जो दिन के दौरान अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स को भी बनाया था अपने ट्रेडिंग में। वही हम बात करें तो ग्लोबल बेसलाइन टैरिफ जो है 15 से 20% की रेंज में होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। अभिषेक आप सही कही थी, एक्सपेक्टेशन 10% का था, लेकिन ये आंकड़ा जो है एज एन इंडियन हमें कैसे देखते कि ट्रेड डील की हमारे अभी भी कोई नंबर्स नहीं आए हैं, अभी भी नेगोशिएशन चल रही है और डेलीगेशंस की बातचीत भी अगले 2 हफ्ते होने वाली है अगस्त में।
तो क्लैरिटी क्या है भारत का, वो नहीं आया है। तो ये जो है, ये रीज़न भी जो है स्पूक कर सकता है बाजार को। और ऑफ कोर्स आपने एफआईज की सेलिंग के बारे में भी बात की है। शुक्रवार को देखिएगा डेडलाइन के पहले अन्य ट्रेड डील पर भी बाजार की नज़र है, और भी कुछ अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। रशिया के लिए भी जो है अनाउंसमेंट्स आ सकता है। यूएस फेड की बैठक है आज से, और आप देखें तो कल देर रात ब्याज दरों पर फैसला आएगा। फेड दरें की बात करें तो बिना बदलाव 4.25 टू 4.45% का रेंज की रहने की उम्मीद है, और उस बेसिस पे जो है क्या रेट कट का ट्रैजेक्टरी रहता है वो डिसीजन आएगा। बट ऑफ कोर्स एक क्लियर डिस्कनेक्ट ज़रूर दिखता है डोनाल्ड ट्रंप और उनके पावल के तरफ से। और देखें तो यूएस फेड की बैठक के अलावा इस हफ्ते अमेरिका में S&P 500 के 150 कंपनी के नतीजे आने वाले। और अभी तक अभिषेक बता दूं 83% अर्निंग्स जो अनुमान से बेहतर है, तो कहानी पूरा अलग है। तो शायद जस्टिफाई भी होता है कि उनके इंडेक्सेस अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे क्यों हैं। और हमारे यहाँ अगर बात करें तो वैल्यूएशंस पे क्वेश्चन है, और अर्निंग्स अगर ज़्यादा आ नहीं रहा है या सिंगल डिजिट आ रहा है तो डाउनटिक भी देखने मिल सकते हैं। इस हफ्ते अमेरिका के नतीजे बड़े बड़े हैं। आज जो है मर्क है, बोइंग है, बुधवार को है मेटा और माइक्रोसॉफ्ट, ये बड़ा है। और गुरुवार को एप्पल और अमेजॉन जैसे बड़े दिग्गज प्लेयर्स आएंगे। तो पूरा बिग टेक अर्निंग्स जो है पूरा भरा हुआ है इस हफ्ते में। तो बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हैं। और भारत में भी जो हम देखें कि निफ्टी के अर्निंग्स भी बहुत रहेंगे। एशियाई बाजार की भी हम आपने बात कर लिए। सोना जो है अपने 3 हफ्ते के निचले स्तर पे, और एक टाइप से अनवाइंडिंग ट्रेड हो रहा है। जिस तरह जो सेफ है में डिमांड है वो कम हो रहा है, तो ये ट्रेंड हम आपको पहले ही बता दिए थे। लेकिन ब्रेंट क्रूड में ऊपर नीचे हो रहा है, लगभग 2 से 2.5% उछल गया ब्रेंट क्रूड। और इसके 2 रीज़न है। ऑफकोर्स जो ऑप्टिमिज्म आ रहा है ट्रेड डील कंप्लीशन का, वो तो है ही। डोनाल्ड ट्रंप की कमेंट्री भी आ रही है। यूक्रेन और रशिया की जो पीस है वो थोड़ी और जल्दी करने के लिए वो पुश कर रहे हैं। तो उसके कारण जो है एनर्जी डिमांड इन यूरोप भी बढ़ सकता है। और एक हल्की मूव जो है आपको देखने मिली है ब्रेंट क्रूड के तरफ से, लगभग $70 के ऊपर आ गया। सोना स्टेबल है, और 10 साल के जो बॉन्ड यील्ड है वो भी स्टेबल है 4.4% पे। लेकिन एक चिंता की बात भी अभिषेक, डॉलर इंडेक्स वो 96 लेवल्स पे था, 95.9 96 लेवल पे जुलाई की शुरुआत में, अब 99 की तरफ इंच कर रहा है। तो बाय डेफिनेशन तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए ये नेगेटिव रहता है। बट ऑफ कोर्स हम डेवलपमेंट्स देखेंगे। बट कुछ खास जो है हमें मोमेंटम जो है ग्लोबल क्यूज इंडिया सपोर्टिव तो नहीं दिख रहा है, और एसेट क्लासेस वॉलेटाइल ही रहेंगे 1 अगस्त के डेडलाइन की तरफ। तो ये है पूरा ग्लोबल सेटअप का माजरा आ रहा है। और अभिषेक सबसे पहले आप एफआईज डीआईज के ऊपर भी बात कर लेंगे। एफआईज को लेके जो है बहुत चिंता हो रही है, और ये आंकड़ा सेलिंग प्रेशर बढ़ा आ गया। तो किस तरह देख रहे हैं अभिषेक आप एफआईज की मूवमेंट, और ये कब वापस लौटेंगे? ये लास्ट वीक तो हम सोच रहे थे कि वापस लौटेंगे, शॉर्ट कवरिंग होगी, लेकिन अभी कहानी थोड़ा अलग हो गया है, और करंट सिचुएशन भी वही दिख रहा है। ज़रा बताएं हम कहाँ पे प्लेस्ड हैं एफआईज के साथ। शरद, एफआईज की बातचीत तो करेंगे। देखिए चिंता तो है एफआईज की लगातार बिकवाली को लेकर, और क्वांटम भी अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ा हो गया है। लेकिन आप अभी बता रहे थे कि S&P 500 की 83% कंपनीज के जो नतीजे आए हैं अनुमान से बेहतर आए हैं, तो वहाँ पर नतीजे अनुमान से बेहतर आए हैं। और नेस्डेक S&P लगातार नए रिकॉर्ड पर जाकर बंद हो रहे हैं। भारतीय बाजार में कहानी अलग है। जरा ये बताएंगे कि हमारे यहाँ रेशियो क्या है अभी तक, जो निफ्टी के नंबर्स आए हैं या फिर NSE 500 के जो नंबर्स आए हैं, कितने अनुमान से बेहतर आए हैं और कितने अनुमान से कमजोर आए हैं? अभी तक 25 अर्निंग्स आ गए हैं, और अगर वेटेज के हिसाब से बात करें तो लगभग हम कह सकते हैं 60% के वेटेज की तरफ पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट 50-55 के बीच में करंटली चल रहा है, और इस हफ्ते लगभग 23% वेटेज आने वाले हैं। अभिषेक निफ्टी में अबव एस्टिमेट सिर्फ 6 ही अर्निंग्स आए हैं, यानी कि 25% अर्निंग्स। इसके अलावा बिलो, इनलाइन, मिक्स्ड, ये बाकी सब कवर कर रहे हैं। 6 अर्निंग्स आए हैं बिलो एस्टिमेट्स, इनलाइन आए हैं 3, और मिले जुले 10 आए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि क्लियर अर्निंग्स अपग्रेड का ट्रेंड नहीं दिख रहा है निफ्टी में, और यहाँ पे डाउनग्रेड्स आना शुरू करेंगे। अब ये थोड़ी सी बिटर पिल ज़रूर है, लेकिन हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ आ नहीं रही, और जो आ रहे सिंगल डिजिट वाले आ रहे। तो कंबाइंड बेसिस पे कोई बड़ा अर्निंग सरप्राइज नहीं दिखने मिल रहा है। टॉप लाइन में उतना मूवमेंट नहीं आ रहा है, और ऑफ कोर्स बॉटम लाइन में कुछ कंपनीज के नंबर्स अच्छे आ भी रहे हैं, तो वो कॉस्ट रिडक्शन इनिशिएटिव या इनपुट प्राइस कम हुए उसके कारण आ रहे हैं। बट नेट अभिषेक कुछ खास नहीं है, ये स्क्रीन खुद ही दिखा रहा है हकीकत क्या है। बस 6 ही अच्छे अर्निंग्स आए हमारे सामने। ठीक है, तो 25 में से 6 अर्निंग्स ही सिर्फ अच्छे आए हैं, यानी कि हमारा जो अनुमान था उससे बेहतर आए हैं। 6 कमजोर हैं, 3 अनुमान के मुताबिक हैं, और 10 मिले जुले हैं, यानी कि अर्निंग्स को लेकर ना निराशा है। तो
तो एक काम करते हैं कि आपने एफआईज का सवाल पूछा, मैंने जानबूझ के फिर पूछा कि नहीं अर्निंग्स किस तरह के आ रहे हैं, क्योंकि एफआईज भी तो यही देख रहे हैं ना शरद कि आपकी अर्निंग कैसी आ रही है। हालांकि उम्मीदें यही थी कि इस क्वार्टर की जो अर्निंग ग्रोथ आएगी वो 5 से 7% के आसपास की आएगी, यानी कि कंपनियों का जो मुनाफा बढ़ेगा निफ्टी वाली कंपनियों का वो 5 से 7% बढ़ेगा। तो 5 से 7% मुनाफे की ग्रोथ के मुकाबले अगर हम वैल्यूएशन देखेंगे ना निफ्टी की, वो फिर हाई दिखेगी, वो फिर 22 से 23 के रेंज में है, और यही चिंता है बाजार के लिए। कुछ जो चिंताएं हैं पहले मैं उसकी बातचीत कर लेता हूं। देखिए चिंता क्या है, Q1 के नतीजों को लेकर उत्साह नहीं है, वो सबड्यूड रहे हैं, मतलब कमजोर ज्यादा आए हैं, बाजार को एक्साइट कर नहीं पा रहे हैं, ये एक चिंता है। दूसरी चीज ये है कि ग्लोबल डिमांड बढ़ने की उम्मीद से हम देख रहे हैं कि क्रूड में स्पाइक आ रहा है और कच्चा तेल निकल गया है $70 के ऊपर। डॉलर इंडेक्स हमने देखा था कि 96.5 के आसपास आ गया था गिर के, तो डॉलर में लगातार स्ट्रेंथ है। अब डॉलर के जो डॉलर इंडेक्स है वो 98.5 के भी ऊपर है डॉलर इंडेक्स, तो ये एक टेंशन है। और जो चौथी चीज है कि जो बेसलाइन टैरिफ की जो बातचीत हो रही है वो है 15 से 20% की। ट्रंप भले ही ये कह रहे हैं कि नहीं मैं ज्यादा सख्त नहीं होना चाहता हूं, लेकिन ये सख्ती ही है। उन्होंने ये कहा है कि जिन देशों ने अभी तक हमसे ट्रेड डील नहीं किए उनके ऊपर हम 15 से 20% का टैरिफ यानी कि बेसलाइन टैरिफ वो लगाएंगे। आगे जो बातचीत होगी फिर वो देखा जाएगा। तो भारत पर तो अभी 10% की बेसलाइन टैरिफ है और जो डेडलाइन है वो नजदीक आ गई है। शुक्रवार ही तो है डेडलाइन, 1 अगस्त, उसके पहले तक नेगोशिएट करना है। स्टॉकहोम में जो कि स्वीडन का शहर है और राजधानी है, वहां पर बातचीत हुई है अमेरिका और चीन के प्रतिनिधियों के बीच में। तो देखते हैं कि क्या चीन के साथ कोई ट्रेड डील होती है। चीन के साथ अगर कोई बहुत अच्छी ट्रेड डील अगर होगी मान लीजिए अमेरिका की, तो थोड़ी भारत के लिए वो नेगेटिव भी जाएगी। तो ये तमाम चीजें हैं जो एफआईज के सेंटिमेंट को डैम्पन करने का काम कर रही हैं। और कल के जो आंकड़े आए हैं वो मतलब कॉन्फिडेंस को और ज्यादा शेक करने वाले हैं। 6082 करोड़ रुपए की एफआईज की सेलिंग एक झटके में, 6000 करोड़ रुपए की सेलिंग देखें, थोड़ा समय हो गया, मतलब हाल फिलहाल हम 2000 करोड़ 1500 करोड़ 3000 करोड़ रुपए की सेलिंग तो देख रही थी, लेकिन एक झटके में ये 6000 करोड़ रुपए की सेलिंग, ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को शेक करेगी। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी बाइंग हुई है, लेकिन थोड़ी चिंता तो है एफआईज को लेकर के एफआईज लौटेंगे कब। देखिए डीआईज लगातार सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, एफआईज अभी दूरी बनाए हुए हैं। एफआईज का अगर पैसा नहीं आता है, एफआईज कहते हैं कि हॉट मनी है। ऐसा नहीं कि बाजार कोई बहुत ज्यादा वीक हो गया है, वीक नहीं है, लेकिन हम क्या ना उम्मीदों पर काम करते हैं कि बाजार चलेंगे कब। लेकिन चलने के लिए एफआईज का पैसा आना जरूरी है, जो कि फिलहाल मिसिंग दिख रहा है। बस उम्मीद एक ही है कि अब जो एफआईज की जो होल्डिंग है, आप देखिए लॉन्ग होल्डिंग करीब 14.5% के आसपास है। 3 दिन से देख रहे हैं कि 15% के नीचे का है, 14 से 15% के बीच के लॉन्ग होल्डिंग के आंकड़े आ रहे हैं, वो नीचे अब नहीं जा रहे हैं। उम्मीद करके हम चलेंगे कि अब एक्सपायरी है परसों, तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। शॉर्ट कवरिंग अगर आती है, वो आएगी, आप उम्मीद करके उसकी चलिए, वो आएगी तो बाजार को सपोर्ट देने का काम करेगी। लेकिन आगे की आगे देखेंगे, जब एक्चुअल आंकड़ों में रिफ्लेक्ट होगा उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन ये चिंता की बात जरूर है, क्योंकि शॉर्ट काफी ज्यादा है। अगर हम नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 1,64,000, मतलब रिकॉर्ड के आसपास ही हैं। काफी ज्यादा शॉर्ट हैं, बहुत ज्यादा बेरिश हैं भारतीय बाजारों को लेकर। लेकिन अगर उन्हें बुलिश होना है तो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग नहीं, एक्चुअल बाइंग चाहिए। और वो बाइंग कैसे आएगी, जो नतीजे अच्छे आएंगे। अभी भी उम्मीदें हैं, क्योंकि 25 नतीजे तो मान लीजिए बीत गए हैं, 6 ही अच्छे आए हैं। लेकिन ये अगर अगले जो 25 आते हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर का भी हमने ट्रेंड देखा था कि जो अर्निंग का जो सेकंड हाफ था ना, वो बढ़िया था। दिसंबर क्वार्टर में भी हमने यही देखा था कि दिसंबर क्वार्टर के जो नंबर आए थे उसमें भी सेकंड हाफ था, वो बेहतर था। क्या इस बार भी वो ट्रेंड रिपीट होगा? अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर एफआईज को भी एक्साइट करने का काम करेगा, लेकिन वो भविष्य की चीज है, हम पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल जो आंकड़े हैं वो कहीं से भी हमारे पक्ष में नहीं है, और ये चिंता की बात जरूर है। डीआईज बाइंग कर रहे हैं, लेकिन डीआईज भी कब तक बाइंग करेंगे, इसको लेकर भी सवाल है। हालांकि कल बहुत अच्छे से ऑफसेट किया है, तो घरेलू फंड्स का कन्विक्शन है, लेकिन ये एफआईज की जो थोड़ी सी दूरी है वो थोड़ी चिंता में जरूर डाल रही है। इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो उस आंकड़े को लेकर थोड़ी सी स्टॉक फ्यूचर्स, माफ कीजिएगा, थोड़ी उम्मीदें तो बढ़ी हैं कि 2000 करोड़ रुपए की बाइंग आई है।
क्या एक्चुअल कैश में ये तब्दील होंगे, ये देखने वाली चीज होंगी। तो इस हफ्ते तो चीजें क्लियर हो ही जानी है। 31 तारीख की एक्सपायरी है, बिल्कुल महीने के लास्ट में जाके देखते हैं कि क्या टेबल टर्न होते हैं आपसे एफआईज के लिए, या फिर उनका कन्विक्शन ढीला ढाला ही रहता है भारतीय बाजारों को लेकर। अब कन्विक्शन तो टेस्ट हो ही रहा है एज एन इन्वेस्टर्स, एज सारे मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम। और वो जो इम्पोर्टेंट लेवल है अभिषेक, जो हम लोग बोल रहे थे 24,800 का, 700 का लास्ट वीक, वो लेवल्स ब्रीच हो गए हैं। 24,700 के नीचे आ गए और अभी इम्प्लाइड ओपनिंग भी देखे तो वो लेवल्स पे ही रहने वाले हैं। तो अब किस तरह आप देख रहे हैं निफ्टी की स्ट्रैटेजी? ये क्या एक सेल ऑन राइज वाला स्ट्रैटेजी आ सकता है कि अभी रुक जाए? शरद, निश्चित तौर पर देखिए निफ्टी के लिए जो स्ट्रेटजी होगी ना, वो सेल एंड राइज वाली ही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल भी हमने यही स्ट्रेटजी बताई थी अपने दर्शकों को कि बाजार का टेक्सचर वीक हो गया है। और पिछले अगर आप 3 सत्र की बात करें तो 3 सत्र में निफ्टी में जो कमजोरी आई है वो करीब करीब 550 अंकों की आ चुकी है। कल भी किसने सपोर्ट किया? वही जो हमने शुक्रवार को ट्रेंड देखा था। फार्मा शेयरों में बाइंग हो रही है, लेकिन वो बाइंग का क्वांटम ना फार्मा में भी धीरे धीरे कम हो रहा है। कल फार्मा के साथ एक और सेक्टर था तेजी के खेमे में, और वो था एफएमसीजी का। 0.25% के आसपास गेन थे निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में। लेकिन दिक्कत की बात क्या है कि आईटी तो कमजोर था ही, और आईटी के साथ साथ बैंकिंग भी कमजोर हो गया। तो ये दो हैवी वेट्स हैं, दो मजबूत पिलर हैं बाजार के, और अगर दोनों में अगर क्रैक दिख रहा है तो बाजार के लिए कतई संकेत जो हैं वो ठीक नहीं है। तो बाजार को यहां से चलने के लिए ना संकेतों का अभाव है। वो संकेत क्या आएंगे? देखिए, 2 संकेत आने हैं। एक तो भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील, जिसको लेकर इंतजार काफी लंबा हो रहा है। स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। ट्रंप ने भी पहले कहा कि भारत के साथ हम ट्रेड डील करने के नजदीक हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट आया भी हफ्ता भर बीत गया। उसके बाद कोई नया स्टेटमेंट ट्रंप की तरफ से नहीं आया। पीयूष गोयल से हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने सवाल पूछा था कि ट्रेड डील को लेकर क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, सकारात्मक बातचीत चल रही है और सही दिशा में बातचीत चल रही है। बट यह है ना कि जब आप पूछे किसी सरकारी ऑफिशियल से या किसी मंत्री से, तो वो तो यही कहेंगे कि सही दिशा में बातचीत चल रही है। वो आके डिस्क्लोज थोड़ी करेंगे कहां पर बातचीत फंस रही है। तो बात यह है कि वो इंतजार थोड़ा लंबा हो रहा है और निवेशकों को, ट्रेडर्स को बेचैन कर रही है कि आखिर वो होगा कब। तो यहां से निफ्टी के लिए अगर हम अगले सपोर्ट्स की बात करें तो वो है 24,500 का। अगर 24,500 अगर मान लीजिए टूटता है तो फिर बाजार में आप एक बड़ी गिरावट देखेंगे। वो फिर 24,000 तक की रेंज खुल जाएगी निफ्टी के लिए। और जो रेजिस्टेंस यहां से दिखाई दे रहा है वो हो रहा है 24,800 का। तो सेल ऑन राइज एग्जिट की रणनीति है। अगर उछाल आती है तो, अगर आपकी निफ्टी में तेजी की पोजीशन है तो उछाल पर निकलने का मौका सोचें, क्योंकि बाजार में वीकनेस साफ तौर पर दिख रही है। तेजी कब करनी है, यह सवाल आपके मन में होगा कि अब तेजी करनी है तो कब करनी है। तेजी करनी होगी आपको 25,200 के ऊपर अगर निफ्टी जाके अगर टिकता है तो फिर आप नई तेजी के बारे में सोचिए। अदरवाइज बाजार यहां से निश्चित तौर पर वीक दिखाई दे रहा है, और जो ट्रिगर्स हैं आपके पक्ष में नहीं है, और जो आंकड़े भी हैं, जो नतीजे जो आ रहे हैं वो भी बाजार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो वीकनेस थोड़ी सी यहां से और गहराने की आशंका है। 24,500 के लेवल पर नजर बना के चलिए, और 24,800 तक अगर निफ्टी अगर जाता है, अगर उछाल थोड़ा आता है तो आप निकलने के बारे में सोचिए। ये बाइंग करने का बाजार फिलहाल नहीं है, और पोजीशन थोड़ा लाइट रखना ही बाजार में अभी समझदारी वाला फैसला होगा। ये बिल्कुल पोजीशन लाइट रख के बहुत सारे अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, ग्लोबल हो, डोमेस्टिक यूज हो, सब फैक्टर इन कर रहे हैं। और अभिषेक, निफ्टी बैंक पे जो है देखिए, अब ICICI बैंक, HDFC बैंक कुछ ट्रेडिंग सेशंस पे वापस सपोर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ना कोई अर्निंग्स आके जो है पूरा पार्टी को ख़राब कर देता है। कल के ट्रेड में हम देखे यहाँ पे जो है नेगेटिव मूवमेंट आया था, और आज भी एक और बैंक है इंडसइंड बैंक, यहाँ पे भी कमज़ोरी नतीजे लार्जली मान के चले। बट मैनेजमेंट कमेंट्री तो कह रहा है कि एक अच्छी रिवर्सल्स आएगी, अब नए CEO की तरफ भी जाने वाले हैं, अपॉइंटमेंट होगा। तो फिर से कुछ ना कुछ एक नेगेटिव न्यूज़ ड्रैग कर रहा है निफ्टी बैंक इंडेक्स को, और PSU में थोड़ी सी रिकवरी थी 2-3 ट्रेडिंग सेशन पहले। आप किस तरह देख रहे हैं निफ्टी बैंक पे? यहाँ पे कहाँ पे ट्रेंड आ रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है। शरद, देखिए दिक्कत यही है, आप सही कह रहे हैं कि जो नतीजे आ रहे हैं ना बाजार के सेंटिमेंट को वीक करने का काम कर रहे हैं। आप शुरुआत से अब तक देख लीजिए, अगर नंबर्स अगर कमजोर आए हैं तो शेयर ज्यादा टूटे हैं।
अगर अच्छे आ रहे हैं अनुमान से तो शेयर उतने ही चल नहीं रहे, और कई बार तो नंबर अच्छे आ रहे हैं फिर भी शेयर गिर रहे हैं। ये बाजार की दिक्कत रही है। इन्फोसिस के नंबर में ऐसी कोई खराब चीज नहीं थी, फिर भी शेयर टूटा था, ये हमें याद रखना चाहिए। शुक्रवार के सत्र में बजाज फाइनेंस के नंबर पर बाजार ने पूरा रिएक्ट किया, बाजार गिरे। कल कोटक बैंक के नंबर आए, नंबर पर बाजार रिएक्ट कर रहा था, बाजार में गिरावट आई, कोटक बैंक खुद 7.5% टूट गया। आज इंडसइंड बैंक नंबर्स ओवरऑल मुझे ना वीक ही लग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अनुमान के मुताबिक है, बट वीकनेस ही दिख रही है, मुनाफे में भारी गिरावट है। तो देखते हैं कि आज क्या होता है। लेकिन निफ्टी 3 सत्र में करीब 1100 अंक टूट गया है। निफ्टी बैंक में ऐसा कोई बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो नतीजा है ना उसमें थोड़ी सी ना निराशा दिख रही है, क्योंकि जो अर्निंग ग्रोथ आ रही है वो सही से आ नहीं रही है बैंकिंग में भी। और कल निफ्टी बैंक ने 56,200 के अहम सपोर्ट को तोड़ा है। तो निफ्टी बैंक के लिए जो अहम सपोर्ट अब बन रहा है यहां से वो होगा 55,700 का। 55,700 के अगर नीचे गया निफ्टी बैंक तो वीकनेस और बढ़ेगी, और ऊपर 56,300 एक इमीडिएट एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। तो स्ट्रक्चर निफ्टी बैंक का ही वीक है। अब अर्निंग्स ही सहारा देंगे। अर्निंग्स अगर अच्छे आते हैं तो बाजार को सपोर्ट मिलेगा, अर्निंग्स अगर खराब आते हैं तो यहां से और गिरावट के लिए तैयार हो जाइए। निफ्टी बैंक ने तो काफी समय तक हमने देखा कि 57,000 के लेवल को होल्ड किया, लेकिन अब हम 56,000 के पास खड़े हैं, और इस हकीकत को हमें समझने की जरूरत है कि माहौल थोड़ा सा ना बाजार में खराब है, और उस खराब माहौल के पीछे जो बड़ी वजह बने हैं वो है नतीजों को लेकर निराशा, और ट्रेड डील को लेकर ट्रंप के बयान, ट्रेड डील को लेकर भारत के साथ जो सामंजस्य होना है अमेरिका का उसमें देरी, ये तमाम चीजें हैं जो थोड़ा माहौल खराब करने का काम कर रही हैं। बिल्कुल, माहौल तो पूरा खराब ही लग रहा है। और कुछ मैक्रो डेटा भी जो आईआईपी की दी थी थोड़ी देर पहले बाद हम डिस्कस भी करेंगे, वो भी 10 मंथ लो पे आ रहा है। तो पॉजिटिव ट्रिगर क्या रहे और वो कैसे ट्रांसलेट हो कंपनीज और उनके अर्निंग्स में, वही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन वायदे बाजार के भी बहुत सवाल है जो पुलकित धीरे धीरे करके जवाब देते हैं हमें। पुलकित, क्या है सवाल, आप ही बताएं, क्या है जवाब, आप ही बताएं। सवाल शरद जी ये है कि मार्केट हरे में कब जाएगा, और जवाब ये है वो डेटा से समझते हैं। चलिए बताइए। तो जैसा कि अभिषेक सर बता भी रहे थे कि थोड़ी नरमी देखी गई लास्ट 2-3 सेशन में, और उसके बाद जो हम 24,800 के एक सपोर्ट की बात कर रहे थे वहाँ से मार्केट थोड़ा सा टूटा है। अब अगर अगले सपोर्ट को देखें, जो डेटा भी हमें बता रहा है और चार्ट्स भी हमें बता रहे हैं, वो जो नेक्स्ट एक इमीडिएट सपोर्ट वो बनेगा वो 24,500 के आसपास बनेगा। तो हो सकता है वहाँ पे अगर होल्ड कर गया तो एक रिकवरी हम देख सकते हैं। अब डेटा को देखते हैं। इंडिया विक्स थोड़ा सा बढ़कर आया है, क्योंकि कल हमने वोलेटिलिटी थोड़ी देखी भी। तो जो अभी वैल्यू है लगभग 12.06 के आसपास है। वहीं अगर पिछले सत्र की बात करें तो ये लगभग 11.2 के आसपास थी। पीसीआर चेंजेस की बात कर लें तो निफ्टी में 0.52 है, अगेन ओवरसोल्ड के नज़दीक है, अभी ओवरसोल्ड हुआ नहीं है। तो अगर थोड़ी बहुत और गिरावट हमें मिलती है, मान लेते हैं 50-100 पॉइंट की, तो हो सकता है ओवरसोल्ड जोन में जाए और वहाँ से एक सपोर्ट लेके शायद ये ऊपर मूव करे थोड़ा। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें 0.59 के ऊपर इसका पीसीआर पुट कॉल रेशो है अभी। निफ्टी के इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में कितना बदलाव आया है, तो लगभग 8% का बदलाव आया है, और जो ट्रेंड था वो लॉन्ग अनवाइंडिंग का था, मतलब थोड़ा सा बियरिश साइन था। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो पुट में 24,000 है कि अगर ये 24,500 टूटता है तो अगला जो सपोर्ट बनेगा वो 24,000 के आसपास एक बन सकता है, और जो कॉल है वो 25,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब वहाँ एक रेजिस्टेंस देखा जा सकता है। बैंक निफ्टी के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो लगभग -9.5% है, और जो एक्टिविटी है यहाँ पे भी लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी गई। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो पुट में 56,000 है और कॉल में 57,000 है। एफआई लॉन्ग पोजीशन में देखें तो लगभग 14.6% है। ये हल्की सी बढ़ के आई है पिछले सत्र के मुकाबले। पिछले सत्र में लगभग 14.29% थी, इस बार ये 14.6% हो गई है। और डीआई की देखी जाए तो वो लगभग 61.3% हो गई है, और पहले ये 62.3% थी। एफएनओ बैन में देख लेते हैं, सिर्फ एक शेयर है आरबीएल बैंक, और बाकी जैसा भी होगा आगे हम दर्शकों को बताएंगे, और जिस तरह से भी मार्केट सेटअप लेगा हम आने वाले जो दिन भर में शो होते हैं उसमें दर्शकों को सूचित कर देंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद पुलकित। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रहे हैं वायदे बाजार में, और एक एक सेगमेंट्स पे जो है हम आपको बताते रहेंगे क्या पोजीशंस लेने चाहिए, क्या हमारे टेक्निकल गेस कहते हैं जहाँ पे आप एक्शन लें, और ऑफ कोर्स पूरी डिटेल पे हमारी नज़र रहेगी। लेकिन चलिए
एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है अहम स्टॉक्स एंड न्यूज़ और ब्रोकरेजेस और हमारे एक्सपर्ट्स के कॉल्स सारे चीज़ पे नज़र रहेगी। स्वागत है आपका पावर ट्रेड में और अब चलते हैं हमारे गेस्ट के पास। किरण जानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग किरण सर, किस तरह लग रहा है बाजार का सेटअप? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम बाजार के सेटअप की बात करें तो कल के सत्र में जो गिरावट आई वो डेफिनेटली थोड़ा मार्केट में कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि निफ्टी के अंदर आप देखोगे तो 24,800 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। कल हमने देखा कि वहीं से एक बाउंस आया, 24,890 तक मार्केट गया लेकिन टिक नहीं पाया, और सेकंड हाफ में जो सेल ऑफ आई मार्केट अपने डेज क्लोज और कहीं ना कहीं 24,700 के नीचे बंद हुआ। यहाँ पे एक थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। जिस तरह से पुट में अनवाइंडिंग हुई हमने देखा था कि 24,800 24,700 के ऊपर के जो पुट राइटर्स थे वो शिफ्ट होकर अब 24,500 तक गए। नो डाउट 24,500 रिमेन अ वेरी ट्रेडिशनल सपोर्ट। देयर आर चांसेस के जो एक पैनिक लो हमने 13 जून के आसपास देखा था 24,470-80 के बीच में, वो एक अब इम्पोर्टेंट लेवल है। तो 24,500 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ जिनकी पास लॉन्ग पोजीशन है वो होल्ड रख सकते हैं। नई खरीदारी के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सेटअप थोड़ा वीक है तो एक रिस्क की ट्रेड रहेगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होने के लिए हम यहाँ पर रिकमेंड कर रहे हैं कि आप निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। देयर आर चांसेस 1-2 दिन में यहाँ से रिकवरी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 30 जून से कंटिन्यूसली मार्केट गिर रहा है, ऑलरेडी एक महीना हो चुका है। ऊपर में हमने देखा था कि 25,700 से मार्केट कंटिन्यू गिर गिर के अभी 24,700, तो 1,000 पॉइंट की जो रैली आई थी वो पूरी मार्केट ने रिट्रेस कर ली है। सो देयर आर चांसेस कब यहाँ से वापस रिकवरी आनी चाहिए, लेकिन वो कब आएगी ये हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते। तो लेकिन हमारे हाथ में स्टॉप लॉस रखना है। मेरे हिसाब से 24,500 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग पोजीशन फ्रेश बना सकते हो। रिस्की कॉल है बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होने के कारण हम बाई सजेस्ट कर रहे हैं। तो 24,500 का स्टॉप लॉस निफ्टी के अंदर मेंटेन करना रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो 56,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल था। कल हमने देखा कि 56,000 के आसपास ही क्लोजिंग आई है। 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे फर्स्ट टाइम बैंक निफ्टी आई है। अब अगर आप इसका डेली प्राइस चार्ट देखोगे तो जून महीने में 55,800 से 55,500 के आसपास काफी टाइम मार्केट ने कंसोलिडेशन किया था। तो अगर 56,000 का लेवल टूटता है तो नेक्स्ट 55,500 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। सो ओवरऑल आप 56,000 से लेकर 55,800 के बीच में यहाँ पे भी एक्यूमुलेशन कर सकते हो। 55,500 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर 55,500 ब्रेक नहीं होता है देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम ऊपर में 57,200 57,300 की रैली नेक्स्ट मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ जिस तरह से कॉल राइटर्स की पोजीशन हम देख रहे हैं, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं 56,500 क्रॉस नहीं करेगा तो कोई शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड नहीं है, और नीचे में 55,500 में पुट राइटर काफी स्ट्रॉन्ग है। सो बाय ऑन डिप्स रहेगा 55,800 से 56 के बीच में, 55,500 का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में एंड 24,500 का स्टॉप लॉस निफ्टी के अंदर। दोनों में बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी हम फॉलो करेंगे। किरण जी की तरफ से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी है। 55,500 का निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट देख रहे हैं और 24,500 निफ्टी के लिए सपोर्ट देख रहे हैं। किरण जी, अगर निफ्टी को मान लीजिए लॉन्ग करनी है 24,500 के स्टॉप लॉस के साथ, तो टारगेट क्या रखे चले यहां से? हाँ, सो निफ्टी की अगर हम बात करें कोई भी रिकवरी आती है तो सर ऊपर में हमें ध्यान रखना रहेगा पहले तो 24,900 से 25,000 का लेवल। कल भी हमने जैसे डिस्कस किया कि 24,900 तक मार्केट रिट्रेस हुआ लेकिन वहां से फॉल हो गया। तो ये जो मंथली एक्सपायरी है वहां पे जो कॉल राइटर्स 25,200 25,300 पे थे वो शिफ्ट होकर अब 25,000 तक आ चुके हैं, जो ये बहुत ही अग्रेसिव स्टांस है। सो कहीं ना कहीं मार्केट में कोई भी रिकवरी आती है तो 24,900 से 25,000 का क्लस्टर रेजिस्टेंस रहेगा। जैसे ही वो क्रॉस करेगा आपको 25,300 की एक रैली देखने को मिलेगी। तो स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर जाते हैं। तो एज ऑफ नाउ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको 1:1 लगेगा, बट मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। ऊपर में पहला टारगेट 25,000 का रहेगा, 25,000 क्रॉस करते ही 25,300 का सेकंड टारगेट रहेगा। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 56,500 हमारा पहला टारगेट रहेगा। 55,800 से 56,000 के बीच में आप एक्यूमुलेट कीजिए। यहाँ पे भी 1:1 या 1:1.2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। जैसे ही 56,500 का लेवल क्रॉस होता है यहाँ पे भी हम एक शॉर्ट कवरिंग या तो एक फ्रेश रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 57,200 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये निफ्टी को लेकर व्यू हो गया। लेकिन किरण जी, ये बताइए कि स्टॉक्स में आपको मौके आज कहाँ के कौन से शेयर में दिख रहे हैं? स्टॉक्स में अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है कि हमें कहीं ना कहीं फार्मा सेक्टर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कल भी हमने देखा था कि फार्मा में आप डॉक्टर रेड्डी ले लीजिए, सन फार्मा ले लीजिए, सिप्ला ले लीजिए,
मार्केट को काफी अच्छा सपोर्ट दे रहा था। तो फार्मा के अंदर सन फार्मा हमारा प्रेफर्ड पिक रहेगा। अगर आप इसका डेली प्राइस चार्ट देखोगे तो एक रेक्टेंगल पैटर्न बनाया है, 1700 के आसपास के रेजिस्टेंस थे, प्रीवियसली उसने क्रॉस करके 1730 पे गया, वापस वो रेक्टेंगल के बीच में फंस रहा है, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। 1700 के आसपास की क्लोजिंग थी लास्ट, हम लॉन्ग करके जाएंगे, 1750 तक के टारगेट रहेंगे, 1680 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, सॉरी, तो 1680 के स्टॉप लॉस के साथ सन फार्मा बाई 1750 का टारगेट। सेकंड जो कॉल रहेगा वो आईटी के अंदर से रहेगा इन्फोसिस। कॉन्ट्रा बेट है थोड़ा, कल हमने देखा था, इनफैक्ट 3 दिन से हम देख रहे हैं लगातार गिरावट, लेकिन कल एक इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, आप देखोगे तो लास्ट 30 मिनट के अंदर जो रिकवरी आई वो काफी शानदार रिकवरी थी। आप देखोगे तो 2:30 बजे से रिकवरी स्टार्ट हुई थी और नीचे से अच्छे लेवल से रिकवरी होके मार्केट में 1500 के ऊपर का क्लोजिंग दिया हुआ है। सो 1510 के आसपास इन्फोसिस में आप लॉन्ग कीजिए, ऊपर में 1560 1560 का हमारा टारगेट रहेगा, और जैसे स्टॉप लॉस के लिए हम 1490 का लेवल मेंटेन कर रहे हैं, तो 1490 के लेवल के साथ आप इन्फोसिस लॉन्ग कीजिए एंड 1680 के स्टॉप लॉस के साथ सन फार्मा लॉन्ग कीजिए। दो अहम लॉन्ग्स आ रहे हैं, सन फार्मा और इन्फोसिस किरण की तरफ से। इसके अलावा जो है, चलिए सेल की तरफ चलते हैं। जून तिमाही में सेल के नतीजे आ गए हैं। नतीजे के लिए क्या रहे अहम ट्रिगर्स, बता रहे हैं कंपनी के सीएमडी अमरेंद्र प्रकाश। प्रॉफिट के नंबर पे जो हमारा अनुमान था उसी के हिसाब से आंकड़े आए हैं। एक बात जो इसमें गौर करने की है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल स्टॉक वैल्यूएशन का 1080 करोड़ रुपए का इम्पैक्ट फर्स्ट क्वार्टर में आया है, जो कि वन टाइम इम्पैक्ट है, और ये दर्शाता है कि चूंकि स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट पे किया जाता है, ये दर्शाता है कि हमारे कॉस्ट कम हो रहे हैं, इसीलिए इन्वेंट्री का वैल्यूएशन लोअर होने की वजह से स्टॉक का इम्पैक्ट आया है। ये एक बार की एंट्री है। आगे वाले क्वार्टर्स में जो हमने अपना कॉस्ट कम किया है, इसका फायदा हमें मिलता रहेगा, और हमारी कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी कंटिन्यूअसली काम कर रही है, तो इसके आगे भी हम अपना कॉस्ट और कम करेंगे। ये सारा इंटरव्यू आप देख सकते 1 बजे जो आने वाले हैं, जहां पे अमरेंद्र प्रकाश सीएमडी सेल जो है बताने वाले नतीजे कैसे रहे और आगे जाते हुए फ्यूचर आउटलुक क्या रहेगा। तो ये बहुत खास इंटरव्यू है जो हम देखने वाले हैं 1 बजे आज। लेकिन चलिए बाजार पे जो है फोकस वापस लाते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक ही रणनीति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राज, आपसे बात करूंगा। गुड मॉर्निंग, शरद हियर। राज, आप किस तरह अभी जो है बाजार की जो है सेटअप को देख रहे हैं? कुछ सेक्टरल चर्न्स देखने मिल सकते हैं, या आप डिफेंसिव्स में जैसे फार्मा या एफएमसीजी है वहीं पे इंटरेस्ट बना रहेगा अभी बाजार में? किस तरह आप व्यू देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग शरद जी। और अगर आप मतलब मार्केट अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली जो टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो काफी अच्छा सेटअप है अभी, क्योंकि जो अगर हम अप्रैल के जो लोग का जब टैरिफ आया था और मार्केट तभी से, अगर हम निफ्टी की आरएसआई देखें तो तकरीबन अभी भी निफ्टी की आरएसआई वो ओवर सोल्ड पोजीशंस की ट्रेजेक्टरी में जा रही है। एंड दूसरा अगर हम मार्केट मूड इंडेक्स के बारे में बात करें तो वो अभी एक्सट्रीम फियर की तरफ चला गया है। सो ये दो जो पॉइंट है वो काफी पॉजिटिव वे में उसे हम ले सकते हैं, क्योंकि एनी पॉजिटिव फिगर अगर मार्केट में आता है, गिवन द फैक्ट दैट टैरिफ का जो अनसर्टेनिटी है, तो उसके चलते बाजार को एक पॉजिटिव फिगर नहीं मिल रहा है। तो अगर वो आ जाता है तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हम इंडेक्स पे ले सकते हैं मार्केट में। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि दिस ईयर सेकंड हाफ जो होगा वो आपका, हमें निफ्टी ऑल टाइम हाई जब सब बात कर रहे थे तब भी उसकी तरफ नहीं बढ़ना है, हमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की तरफ बढ़ना है, और वहां पे ही हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। सेक्टरली अगर हम बात करें तो हमारा व्यू जो डोमेस्टिक थीम्स पे है वो काफी पॉजिटिव है, और हमें लगता है कि यहाँ पे ही बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हम अपना सकते हैं। तो डेफिनेटली एफएमसीजी हो गया, फार्मा में हमारा सीडीएमओ स्पेस है, जो फर्टिलाइजर्स और एग्रोकेमिकल्स का स्पेस है, और इंफ्रा जो है इसमें हमारा जो पॉजिटिव व्यू है वो काफी हमारा पहले से भी पॉजिटिव व्यू था, और अभी भी हमारा व्यू यही है कि और आगे चल के भी इस पे हम अच्छे स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट का जो सेटअप है वो काफी अच्छा लग रहा है हमें,
कुछ मतलब ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि डेफिनेटली इतने रनअप के बाद एक जो प्रॉफिट बुकिंग आता है वो डेफिनेटली ऑन कार्ड्स होता ही है। बट ये मौके को हमें फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि जब जब मार्केट में कंसर्न्स आए थे तो जो लोगों ने बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी की रणनीति अपनाई थी उन्हें डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स मिले इन द पास्ट 4 to 6 months। तो यही हमारा रणनीति है और यही हमारा इन्वेस्टर्स को सलाह है। राज की बाजार को लेकर भी व्यू आपने सुन लिए, लेकिन आते हैं जरा वापस खबरों पर और नतीजों पर कि कैसे नतीजे आए हैं और कौन सी खबरों के चलते आज शेयर फोकस में रहेंगे। शरद के पास ये पूरी लिस्ट। शरद, बताइए आज कहां पर नजर रहेगी? अभिषेक, अर्निंग्स यही रहने वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा निराशा जो है मिड कैप स्मॉल कैप में भी देखने मिल रही है जहां तक अर्निंग्स की बात है। इंडसइंड बैंक मिले जुले नतीजे आए हैं, पर टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ही ज़्यादा दिख रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम 14% गिरा है, एसेट क्वालिटी में भी डिटोरिएशन देखने मिली है, और ओवरऑल जो है कहेंगे कि पैट में भी बड़ा जो है एडजस्टमेंट आया है, जो प्रोविजंस थी पिछले 2 क्वार्टर से, जहाँ पे कंपनी में सेलिंग प्रेशर भी देखने मिला था। मैनेजमेंट की कमेंट्री की बात करें तो वो कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है वो अब सब पीछे हो गई है, सारे इश्यूज फैक्टर्ड इन हो चुके हैं, और आगे जाते हुए एक नए सीईओ की अपॉइंटमेंट और जो बिजनेस रिकवरी है वो की नियर टर्म प्रोबेबल्स रहेगा। और ऑफकोर्स हिंदुजा ग्रुप से 2 मेंबर्स की जो है नॉमिनेशन बोर्ड की सीट की भी आरबीआई की अप्रूवल आ गई, ये एक मेजर ट्रिगर ज़रूर है, तो इस पर भी जो है बाजार की नज़र रहेगी। टोरेंट फार्मा की बात करें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, यूएस ब्राज़ील के आंकड़े जो है अच्छे परफॉर्मेंस किए, मार्जिन्स भी स्टडी है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स फार्मा में बाइंग ऑलरेडी हम देख रहे हैं एज अ डिफेंसिव पैक, तो यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है। देखिए मार्जिन भी 85 बिप्स ऊपर है। अदानी टोटल गैस के भी जो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए, वॉल्यूम 16% भागा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वही रेवेन्यू की बात करें तो 21% की जो ग्रोथ यहाँ पे देखने मिली है। गेल की न्यूट्रल इम्पैक्ट आई है, इनलाइन Q1 नंबर्स देखने मिला है, और टारगेट कर रहे 10,700 करोड़ रुपए का कैपेक्स, और ये जो है वित्त साल 2026 में रहने वाला है। वही हम बात करें एबिडा मार्जिन में तो लगभग 60 बेसिस पॉइंट का सिक्वेंशियल ग्रोथ आया है। वही माझगांव डॉक कमज़ोर नतीजे आए हैं, मार्जिन्स भी 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा मतलब घटा है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि माझगांव डॉक जो है हाई वैल्यूड स्टॉक्स है, और डिफेंस स्टॉक्स में हम शॉर्ट्स भी देख रहे थे, तो आज जो है भारी पिटाई इस काउंटर में आ सकती है। अरविंद फैशन कहानी अलग है, Q1 नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए। ऑपरेशनल पैरामीटर्स की बात करें तो एक एक करके सारे सेगमेंट्स हमने चेक किए, तो सारे ही एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किया है, और ये की बेनिफिशियरी भी है। जिस तरह यूके के साथ FTA कंप्लीट हुआ है, तो सारे टेक्सटाइल प्लेयर्स या एक्सपोर्ट प्लेयर्स में आज अच्छी मोमेंटम फिर से आ सकती है। अरविंद फैशन के नंबर्स भी अच्छे हैं, पारादीप फॉस्फेट्स के भी नंबर्स अच्छे आए हैं, रेवेन्यू 8% है ऊपर है, नेट प्रॉफिट एबिडा सब में एक अच्छी अपमूव आई है, और इस बार फर्टिलाइजर स्पेस पे जो एग्रोकेमिकल स्पेस पे जो अच्छी मोमेंटम देखने मिली है। अर्ली मानसून का भी इम्पैक्ट था, तो ये सारा जो है Q1 में ही जो है नंबर्स पे दिखने लगी है। TCS न्यूट्रल इम्पैक्ट रहेगा। कल ऑफकोर्स बहुत बड़ा न्यूज़ फ्लो था कि अपने ग्लोबल वर्कफोर्स में 2% की छटनी करने वाले, लगभग ये आंकड़ा 12,000 लोगों का था। अब सोर्सेज बता रहे ET Now स्वदेश को कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है इस मैटर पे जो है नज़र रखे हुए हैं, कंपनी मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स के साथ भी बातचीत कर रही है कि मैटर हुआ क्या है, ये कंपल्शन है क्या कि ले ऑफ्स होगा। और ET की भी आज रिपोर्ट आज सुबह आई है कि जो हायरिंग हो रही है एक्सपीरियंस लोगों के लिए या जो हायर लेवल के लोगों के लिए, उसको फ्रीज कर दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट स्टोरी आ रही है, और कुछ तो माजरा ज़रूर है, और इसके अंदर हम ज़रूर घुस के आपको बताने वाले हैं कि क्या है कहानी TCS की और उनके ले-ऑफ्स की। टाटा पावर, अदानी ग्रीन, सोलर पावर प्रोड्यूसर्स, इन पे भी नज़र रखेंगे। मैंडेटरी यूज़ ALMM सोलर PVC 1 महीने के बाद से आ सकते हैं, जब वो पब्लिकेशन लिस्ट आ जाएगा, यानी कि जैसे लिस्ट आया, उनका नाम आया, 1 महीने से आप शुरू कर सकते हैं अपना काम। ALMM एक टाइप का स्कीम होता है जहाँ पे अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं, तो नेट सोलर पावर प्रोड्यूसर्स के लिए ये अच्छा है। ONGC के लिए भी बात करें तो BP एक्सप्लोरेशन रिलायंस के साथ इन्होंने ऑपरेटिंग एग्रीमेंट साइन किया है सौराष्ट्र बेसिन पे, और ये एक ऑफशोर ब्लॉक रहने वाला है, तो इस पे नज़र रखेंगे। और एक और रीज़न बता देता हूँ अभिषेक, ONGC और ऑयल इंडिया स्टॉक्स पे भी नज़र रखें, क्योंकि अब ब्रेंट क्रूड भी $70 प्रति बैरल के ऊपर आ गया है, ट्रेड ऑप्टिमिज्म और ट्रम्प की यूक्रेन की कमेंट्री के ऊपर, तो इन स्टॉक्स पे भी जो आज मोमेंटम आ सकता है, तो फॉलो ऑन बाइंग ONGC ऑयल इंडिया में भी दिख सकती है। लेकिन ये तो खबरों वाले शेयर्स हुए, लेकिन बहुत सारे शेयर्स हैं जो अर्निंग्स नॉन अर्निंग्स दोनों
बेसिस पे इम्पैक्ट होते हैं और वो होते हैं ब्रोकरेज की तरफ से। तो आशीषा हमारे साथ जुड़ी हैं, ब्रोकरेजेस के क्या इम्पैक्ट आए हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो पे। तो आशीषा बताएं ब्रोकरेजेस आज क्या कह रहे हैं। शरद गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले सेल से ही शुरुआत करेंगे। याद रखें नतीजे तो ओवर द वीकेंड आए थे, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री कल निकल कर आई, जिसके बाद कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है। सबसे पहले नुवामा, उन्होंने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है। पहले खरीदारी की राय दी थी, अब डाउनग्रेड कर होल्ड की रेटिंग दी है और लक्ष्य 135 रुपये प्रति शेयर का दिया है। उनका मानना है कि वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी स्लगिश था इस तिमाही में और स्टॉक वैल्यूएशन एडजस्टमेंट कंपनी ने किया, जिसके चलते नतीजों पर इस तिमाही में इम्पैक्ट दिखा। तो बड़ा डाउनग्रेड नुवामा से सेल पर आता हुआ नजर आया। 135 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। और याद रखें नतीजों के बाद स्टॉक कल ऑलरेडी 4% गिर चुका था। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल ने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है, 130 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। उनका भी यही मानना है। वॉल्यूम ग्रोथ काफी कमजोर था, जिसके चलते नतीजों पर इस तिमाही में इम्पैक्ट दिखा। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर से लोढ़ा डेवलपर्स पर नजर डालेंगे। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 1870 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने लोढ़ा डेवलपर्स पर दिया है। उनका मानना है कि नतीजे अनुमान से कमजोर थे, लेकिन प्री सेल्स मोमेंटम अभी भी काफ़ी अच्छा है। कई सारे नए मार्केट्स बेंगलुरु, मुंबई, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर रीजन में कंपनी ने नए प्रोजेक्ट्स लिए हैं, जिसके चलते मोमेंटम अभी भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, यहाँ पर नतीजे कमज़ोर ही थे। मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट प्राइस बढ़ाया है मार्जिनली, 830 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है और न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है। उनका मानना है कि बिजनेस ग्रोथ काफ़ी म्यूटेड था पहली तिमाही में और मैनेजमेंट का मानना है कि व्हीकल फाइनेंस डिमांड अगले कुछ क्वार्टर्स में कमज़ोर होती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा मदरसन सुमी वायरिंग, नतीजे मार्केट आवर्स में आए थे कल। मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी की राय बरकरार 46 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य इस स्टॉक पर रखा है। उनका मानना है कि इंडस्ट्री ग्रोथ से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने रिपोर्ट किया है और कैपेक्स गाइडेंस 200 करोड़ के आसपास कंपनी ने दी है FY26 के लिए। और वैल्यूएशन वाइज भी बात करें तो रीजनेबली प्राइस्ड है, तो 46 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य। मदरसन सुमी वायरिंग, इस स्टॉक पर भी इस ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज एक्शन दिखेगा। और लास्ट में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, यहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग, 2510 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि डिमांड अभी भी काफ़ी कमज़ोर है और ग्लोबल मार्केट में कमज़ोरी है, जिसके चलते डिमांड पर कंपनी हेडविंड्स फेस कर रही है। तो कई सारे स्टॉक्स, कई सारे नतीजे, जिसके दम पर कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है और ये सभी स्टॉक्स पर इस दम पर आज के सत्र में एक्शन दिखेगा। ठीक है, ये तमाम रिपोर्ट्स हैं जिसके दम पर एक्शन दिखेगा। लेकिन चलिए सबसे पहले बातचीत करते हैं इंडसइंड बैंक के शेयर की, क्योंकि नतीजे जो आए हैं आय के फ्रंट पर तो थोड़े से बेहतर आए हैं, लेकिन मुनाफे में काफ़ी तेज़ गिरावट है। एसेट क्वालिटी भी वीक हुई है। तो इंडसइंड बैंक का शेयर आज फोकस में रहेगा कोटक बैंक के नतीजों के बाद। इंडसइंड बैंक को लेकर किरण जी जरा आप व्यू दीजिए। हाल फिलहाल थोड़ा बहुत हमने डायरेक्शनलेस एक चाल देखी है इंडसइंड बैंक की, हालांकि 800 रुपए के लेवल के आसपास टिका हुआ है ये। आज हो सकता है कि शेयर में गिरावट आए। सपोर्ट लेवल आप क्या देख रहे हैं शेयर के लिए? देखिए इंडसइंड बैंक की अगर हम बात करें तो जो कॉर्पोरेट न्यूज थी उसके बाद स्टॉक में एक स्टेडीली अपस्विंग हमने देखा था। हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न जो था वो उसने 840 835 का जो जब जोन ब्रेक किया उसके बाद से उसने जो एक राइजिंग ट्रेंड अप ट्रेंड था उसको ब्रेक डाउन कर दिया। तो उसके चलते स्टॉक वापस अब डाउनफॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ कल की जो क्लोजिंग थी उसके चलते उसने 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे भी क्लोजिंग दे दिया है। अब 800 का एक साइकोलॉजी सपोर्ट है। साथ ही साथ जो फर्स्ट टाइम गैप डाउन हुआ था उसका जो हाई था वो भी कहीं ना कहीं 800-810 के बीच में था। तो 800-810 का जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट है। अगर 810 के ऊपर कोई रिकवरी आती है तो यहाँ पे रिकवरी कंटिन्यू रहेगी, नहीं तो मेरे हिसाब से जिनके पास भी है वो 800 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। अगर 800 का लेवल ब्रेक होता है आज तो यहाँ पे गिरावट कंटिन्यू रह सकती है और नीचे में 760-750 तक के लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जिनके पास है अगर 800 का लेवल ब्रेक होता है तो एक बार के लिए एग्जिट कर देना चाहिए और फ्रेश खरीदारी के लिए लेट स्टॉक टू क्रॉस 810। 810 के ऊपर नई खरीदारी करनी है। 800 रुपए का लेवल अगर ये ब्रेक करे, जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, तो आप एग्जिट कर लीजिए और यहाँ से 750 760 तक गिरेगा ये शेयर अगर 800 का लेवल ब्रेक होता है तो।
बाजार के लिए एकमात्र जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है फार्मा शेयरों से, और आज एक फार्मा के अच्छा नंबर भी आया है, वो है टोरेंट फार्मा का। रेवेन्यू की बात करें 11% बढ़ा है, अगर मुनाफे की बात करें 20% का उछाल आया है, मार्जिन भी इंप्रूव की है कंपनी ने, और मार्जिन 31.5 से 32.5% पर आ गया है टोरेंट फार्मा का मार्जिन। और कल हमने शेयर को देखा कि क्लोजिंग अच्छी आई, बाजार भले कमजोर आए लेकिन शेयर ये दिन के आसपास जाके बंद हुआ टोरेंट फार्मा का, और 3300 रुपए के लेवल से हम देख रहे हैं कि टोरेंट फार्मा में ने अच्छी मजबूती लगातार बनी है। 3630 रुपए के आसपास के भाव है, और कल ये 52 वीक हाइस पर भी शेयर ये पहुंचा था टोरेंट फार्मा। तो स्ट्रक्चर मजबूत है, कंपनी को लेकर एक बार व्यू ले लेते हैं कि आपकी रणनीति होनी क्या चाहिए। मिस्टर व्यास बताइए क्या करना चाहिए टोरेंट फार्मा के शेयर में। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे टोरेंट फार्मा, जैसे कि आपने बताया कि फार्मा स्टॉक्स काफी पॉजिटिव मोमेंटम में चल रहे थे, तो डेफिनेटली जिस हिसाब से नतीजे आए हैं और जो हिसाब से हमने देखा है कि यूएस बिजनेस में भी उनका ग्रोथ हुआ है, और अक्रॉस बिजनेस अगर सेगमेंट्स की बात करें, यूएस तो था ही, और दूसरे जो ग्लोबली उनके जो बिजनेसेस आते हैं वहाँ कंपनीज ने अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ भी किया है। तो हमारा मानना यही है कि इसका जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा अगले आने वाले कुछ दिनों में भी, और इसकी जो क्लोजिंग प्राइस जो कल की थी कि जो वो इंडिकेट करता है कि जैसे जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो कायम ही है, और हम देखेंगे कि इसके जो हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स भी है जो कंपनी ने पहले भी कहा था कि वो उसको लॉन्च करेंगे, और उनसे जो उनके जो ऑपरेशनल जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होंगे। तो लगातार हमें दिख रहा है कि वो चलते जो इनके जो ग्रॉस प्रॉफिट हो गए या ऑपरेशनल मार्जिन हो गए वो भी बहुत तरह से इम्प्रूव हो रहा है। तो डेफिनेटली फार्मा ऐसा स्पेस हमें अच्छा लग रहा है, बट चूंकि हम टोरेंट फार्मा कवर नहीं करते तो उसमें हम ज्यादा व्यू नहीं दे पाएंगे, जबकि हमारा जो फार्मा स्पेस में जो सीडीएमओ स्पेस है उसमें हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है, और उसमें जो दो स्टॉक्स अगर इन्वेस्टर्स को अगर हम सलाह दे पाए तो वो है एक पीपीएल फार्मा और दूसरा है सिंजीन इंटरनेशनल। इंजीन इंटरनेशनल पे भी जो है राय जो है खरीदारी की आ रही है, जो है राज ये काउंटर पे जो है बुलिश ज़रूर हैं। लेकिन अगर न्यूज़ स्पेसिफिक की बात करें तो अर्निंग्स पे ही जो है चर्चा रखते हैं, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले इंडसइंड बैंक की अर्निंग्स से डिस्कस किया, फिर हमने जो है टोरेंट फार्मा थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। यहाँ पे एक बार अरविंद फैशंस को लाते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे बहुत अच्छे नतीजे देखने मिले। टेक्सटाइल भी आप एक टाइप से अगर एक्सपोर्ट प्ले है तो थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ही आ रहा था, जिस तरह यूके एफटीए का जो है अप्रूवल हो गया, बांग्लादेश +1 का स्ट्रैटेजी चल रहा है। और अरविंद फैशंस एक बार देखें किरण, चार्ट्स पे क्या लग रहे हैं। अरविंद फैशंस के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, एक अच्छी मोमेंटम बाकी टेक्सटाइल स्टॉक्स को भी देखने मिल सकता है आज अगर बाजार थोड़ा स्टेबल शुरुआत आती है तो। किरण ज़रा बताएं अरविंद फैशंस पे आपकी क्या राय रहेगी, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स आप देख रहे हैं। अरविंद फैशन का अगर हम चार्ट देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। आपने देखी होगी जो गिरावट थी वो 640 से नीचे में 360 तक आई, और वहां से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, और उसके बाद का जो कंसोलिडेशन है इसको हम कप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं टेक्निकली। सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर है, मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है, तो काफी एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। डेफिनेटली मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 470 या तो फिर 450 का मेंटेन कीजिए। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तो आने वाले समय में डेफिनेटली आप 600 तक के लेवल यहाँ पे देख सकते हो अरविंद फैशन में। तो स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न, डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म बेट अरविंद फैशंस पे जो है आ रही है किरण की तरफ से। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आपकी लगातार मदद कर रहे हैं जैनम ब्रोकिंग से किरण जानी हो, और फंडामेंटली आपको गाइड कर रहे हैं राज व्यास। और आज संकेत की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी वीक है फिर से 3 दिनों की गिरावट के बाद, और गिफ्ट निफ्टी 50 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। एशियाई बाजार भी कमजोर हैं तो थोड़ा दबाव ज्यादा बढ़ रहा है गिफ्ट निफ्टी पर भी। लेकिन चलिए कुछ और शेयरों पर व्यू लेते हैं और समझते हैं कि आज आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे। कोटक बैंक कल कमजोर हुआ 7.5%, लेकिन कोटक बैंक से ज्यादा चिंता रही कल बजाज फाइनेंस की गिरावट को लेकर। 3.5% फिर से टूट गया, तो शुक्रवार को गिरावट रही बजाज फाइनेंस में, कल भी 3.5% ये टूटा कमजोर नंबर्स के बाद में। बजाज फाइनेंस को लेकर किरण जी व्यू क्या होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि 900 से 950 की रेंज में ये शेयर काफी समय बिता रहा था, लेकिन अब तो 900 वाला लेवल भी ब्रेक हो गया। 880 रुपए के भाव,
क्या और गिरेगा या फिर ये जो गिरावट है खरीदारी का मौका दे रही है? सी लास्टली अगर आपने देखा होगा बजाज फाइनेंस का चार्ट जो कंसोलिडेशन आया था उसमें मोमेंटम इंडिकेटर था, इट वेंट डाउन टू टिल 30 लेवल, और कल के गिरावट के बाद हम देख रहे हैं मोमेंटम इंडिकेटर 36 के आसपास है। इसके साथ साथ 50 दिन की मूविंग एवरेज को उसने ब्रेक कर दिया, और आपने बताया वैसे 900 का एक स्ट्रिक सपोर्ट था, उसको भी उसने ब्रेक कर रखा है। तो देयर आर चांसेस के ये गिरावट थोड़ी कंटिन्यू रह सकती है। अगर आप मौका ढूंढना चाहते हो बाइंग के लिए तो 850 से लेके 840 का लेवल है, वहां पे बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए, नॉट एट करंट मार्केट प्राइस। सो 840 850 एक्यूमुलेशन जोन रहेगा, वहां पे आप लॉन्ग कर सकते हो। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 820 का मेंटेन कीजिए, तो वेट कीजिए गिरावट का। जिनके पास है उनके लिए तो 820 का ही स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से मेंटेन करके उनको चलना रहेगा, और नई खरीदारी के लिए 840 850 का जोन, 820 का स्टॉप लॉस। ऊपर में जैसे ही ये 900 का लेवल क्रॉस करता है तो इसमें वापस खरीदारी लौट सकती है। तो जो फ्रेश खरीदारी करना चाहते हो वो इधर 900 का लेवल क्रॉस होने दीजिए, या तो फिर नीचे में 840 850, ओवरऑल स्टॉप लॉस 820। 20 रुपए का स्टॉप लॉस 840 से 850 के रेंज में आपको बाइंग करनी है, या फिर 900 रुपए फिर से क्रॉस हो जाने दीजिए, उसके बाद इस पर व्यू बनेगा खरीदारी को लेकर। एक और दिग्गज एक्सपर्ट्स को शो में जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मोतीलाल ओसवाल से चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आपके स्टॉक से शुरू कर लेते हैं। चंदन जी बताइए, आज आपका व्यू क्या है? एक बार ना मार्केट को लेकर भी अपना व्यू शेयर कर दीजिए कि आप किस तरह की चाल देख रहे हैं। सेंटिमेंट थोड़े वीक लग रहे हैं, तो मार्केट पर व्यू और अपने पसंदीदा जो आपके स्टॉक्स हैं आज के लिए बताइए, वो कौन से होंगे? जी नमस्कार। देखिए, बाजार का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अटका है। इंडेक्स लोअर टॉप लोअर बॉटम का सीक्वेंस पिछले कुछ दिनों से बना रहा है। इनफैक्ट ये 5वां वीक रहेगा जब इंडेक्स में लगातार वीकनेस बन रही है। ऊपर में 25,670 के आसपास का हाई बनाया और होल्ड नहीं कर पाया, और मेनली 3 दिनों में एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला जब इंडेक्स 25,250 का जो की लेवल है वो सरपास नहीं किया है। तो इमीडिएट स्ट्रक्चर थोड़ा सा प्रेशर में आया है। लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस है वो भी एक बुलिश स्टैंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा और डिक्लाइन बने। बट मेरा ऐसा मानना है कि 24,442 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि पिछले 55 दिनों में लगभग 5-6 बार जब पहले रिकवर हुआ था तो इन्हीं लेवल से मार्केट रिकवर हुआ था। तो स्ट्रक्चर वीक है। एज ऑफ नाउ सेल ऑन बाउंस का स्टैंड कंटिन्यू रखेंगे। 24,850 हर्डल है, नीचे में 24,442 तक के डाउन साइड के लेवल को रीटेस्ट करने के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और डिक्लाइन आएगा, उसके बाद ही जाके मार्केट में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। अब आप सेक्टर वाइज एनालिसिस करें तो फार्मा इंडेक्स ऐसा है जहां पे पिछले लगभग 5 दिनों से बढ़त है, और 5 दिनों में लगभग 1% का गेन दिखाया है, जबकि मेजर डिक्लाइन है स्मॉल कैप में जहाँ पे 4% की डिक्लाइन है। रियल एस्टेट काउंटर में 9% की डिक्लाइन देखने को मिले। तो कुछ चुनिंदा एफएमसीजी और या फिर सिलेक्टिव फार्मा काउंटर में पॉजिटिव बायस यहाँ पे बननी चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से बात करें तो मैं पीएल पे फोकस करूंगा फॉर ए पॉजिटिव व्यू। मेजर ट्रेंड काउंटर का पॉजिटिव है, और बाजार की वीकनेस के बावजूद 8-9 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है। मल्टीपल सपोर्ट नीचे में लगभग 1265 के आसपास है। 1265 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 1350 तक के टारगेट पीएल में बनने चाहिए। उसके अलावा एक काउंटर है वो यूपीएल है, वो अच्छा लग रहा है। यूपीएल देखे कि बाजार के अंडर परफॉर्मेंस के बावजूद भी पिछले 4 दिनों से 718 का लेवल तोड़ नहीं रहा है। तो 718 आई थिंक एक इमीडिएट मेजर सपोर्ट रहेगा, और उस सपोर्ट से कहीं ना कहीं 750 तक के स्विंग यूपीएल दिखाता हुआ नजर आएगा। तो यूपीएल और पीएल दो प्रिफर्ड पिक रहेंगे पॉजिटिव साइड में। और नेगेटिव साइड की तरफ आप बात करें तो एचएएल आईआरसीटीसी को मिला के काफी स्टॉक्स है जहां पे नेगेटिविटी भी देखी जा रही है। जो पॉजिटिव साइड है यहाँ पे देखें तो यूपीएल जो है नज़र में रहेगी। पीरामल एंटरप्राइज भी है, सेलेक्ट एनबीएफसीज में भी अच्छी मोमेंटम आ रही है, और शॉर्ट्स जो है साइड में डिफेंसिव्स और कुछ रेलवे काउंटर्स में भी देखने मिल रहा है। लेकिन किरण, यूपीएल की तो हमने बात की, लेकिन आज एक और अर्निंग्स आया है इसी सेगमेंट में, फर्टिलाइजर स्पेस से, पारादीप फॉस्फेट्स। ऑफ कोर्स इनके वॉल्यूम्स उतना ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, लेकिन एक बार पारादीप फॉस्फेट्स की चार्ट लाते हैं। यहाँ पे नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं और एक्सपेक्टेशंस तो बहुत अच्छा है। एक अच्छी गैप अप नंबर्स की, और Q1 नंबर्स की भी जनरली बात करें तो ये बहुत अच्छा आया है क्योंकि अर्ली मॉनसून आया है। ज़रा पारादीप फॉस्फेट्स के चार्ट बताएं, यहाँ पे एक अच्छी सिग्निफिकेंट अप मूव जो है और थोड़े दिन आ सकती है पोजिशनली, और क्या लेवल्स लग रहे हैं? क्योंकि एक गैप अप ओपनिंग के तो संकेत ज़रूर देखने मिल रहे हैं और नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, तो ज़रा बताएं किरण।
सी पारादीप फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो ओवरऑल चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है। ये स्टॉक कहीं ना कहीं हमने 131-140 के आसपास रिकमेंड किया था हमारे क्लाइंट्स को, तो ये एक डिस्क्लेमर पॉइंट ऑफ व्यू हम अभी भी होल्ड कर रहे हैं। ओवरऑल चार्ट पैटर्न आप देखोगे तो 180 के आसपास वापस इसने एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट दिया है, जिसके चलते देयर आर चांसेस कि हम इसमें 230-250 तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो आज कोई गैप अप होता है तो गैप अप में तो नहीं, लेकिन कोई भी डिप आता है 180 से 170 के बीच में तो वहां पे लॉन्ग करना चाहिए। 160 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और ऊपर में 250 तक के लेवल्स आप पारादीप फॉस्फेट में डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल पैटर्न काफी स्ट्रांग है, बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। अरे ये पारादीप फॉस्फेट्स की तरफ, पारादीप फॉस्फेट्स तो है ही, लेकिन एग्रोकेमिकल स्टॉक्स, कुछ फर्टिलाइजर स्टॉक्स, इन सारे स्टॉक्स में भी एक अच्छी तेज़ी मोमेंटम आ सकती है, रब ऑन इफेक्ट जो है देखने मिल सकता है। तो पूरी सेक्टर एज अ होल उस पर नज़र रखे। टेक्सटाइल पे ऑफकोर्स अरविंद फैशन में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, पारादीप पे एग्रोकेमिकल स्पेस पे भी बात हो गई, लेकिन ऑफकोर्स न्यूज़ स्पेसिफिक की बात करें तो ONGC पे एक बार नज़र डालते हैं। इस पर 2 इम्पोर्टेंट ट्रिगर्स आ रहे हैं। बात करेंगे राज आपसे। सबसे पहले ONGC को एज फंडामेंटली जो है एक बेनिफिट भी आ सकता है, क्योंकि ब्रेंट क्रूड $70 के ऊपर चले गए हैं और इनका एक करार भी हुआ है रिलायंस के साथ सौराष्ट्र बेसिन पे, ऑफशोर ब्लॉक है। ONGC एज अ होल कैसा लग रहा है कंपनी? एक डिविडेंड प्ले भी है, लेकिन ओवरऑल आपको कैसे लगता है कि कंपनी मीडियम टर्म बेसिस पे या लॉन्ग टर्म बेसिस पे क्या मूव करेगा? राज। तो डेफिनेटली तो हमारा ONGC पे पॉजिटिव ही व्यू है। जिस तरह के आपने क्लियरली बताया वो तो काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है। अगर हम देखें कि जो लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी कैसे परफॉर्म किया था, तो क्लियरली जो परफॉर्मेंस था वो मैनेजमेंट का टुवर्ड्स प्रोडक्शन ग्रोथ और उनका जो कॉस्ट जो कंट्रोल है उन पे ज्यादा फोकस था। और डेफिनेटली उन्होंने जो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन किए हैं, जैसे उन्होंने रिन्यूएबल्स की तरफ में भी गए हैं और कई तरह जो वेसल की जो ओनरशिप है उसमें भी उन्होंने फोकस किया है। तो वो क्लियरली उनके प्राइस एक्शन में और जो उनका जो परफॉर्मेंस है उस पर क्लियरली वो दिखाई दे रहा है। और कंपनी की जो स्ट्रेटेजिक बेट्स भी है, अगर हम देखेंगे कि न्यू जो वेल गैस हो गया आपका, जो जैसे कि मैंने बताया कि जो रिन्यूएबल्स पे वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ये सबसे जो उनका जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो काफी हमें इम्प्रूव होता नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर हम ये सब देखेंगे कि विद रोबस्ट जो डिविडेंड पॉलिसी है, इनके चलते जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो भी कंपनी का इम्प्रूव होता नजर आ रहा है और इसका ही जो हमारा इम्पैक्ट है वो बॉटम लाइन में नजर आएगा। तो डेफिनेटली ये जो स्टॉक है वो आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के बेसिस पे डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हैं। GC को लेकर तो ये व्यू हो गया, लेकिन चलिए फटाफट एक काम करते हैं, जो नतीजे आए हैं ना, कुछ नतीजों को लेकर जरा राय लेते हैं चंदन जी से फटाफट। चंदन जी, मजगांव डॉक के नंबर्स कमजोर आए हैं और हर पैरामीटर पर हम देख रहे हैं कि मुनाफा गिरा है, मार्जिन पर कंप्रेशन आया है, आय भी इसकी गिरी है और उसकी वजह एक ये भी रही है, एक तो इनकी कॉस्ट थोड़ी बड़ी है और दूसरी चीज कि जो Q1 FY25 था ना, जो लास्ट ईयर का Q1 था, वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग था, तो उसके चलते नतीजे कमजोर दिख रहे हैं। मजगांव डॉक अगर अपने इसके 52 वीक हाई से देखेंगे तो शेयर करीब 1000 रुपए नीचे आ गया है, क्या और गिरेगा शेयर ये सर? देखिए, डिफेंस शिपिंग से रिलेटेड काउंटर से वहां पे पिछले लगभग 2 महीने से गिरावट देखने को मिली है और मजडॉक की बात करें तो पिछले लगभग 9 से 10 वीक में काउंटर 3775 से लेके लगभग 2775 तक का डिक्लाइन दिख चुका है। लोअर टॉप लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर इंटेक्ट है, हालांकि काफी गिर चुका है और एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुका है, बट स्ट्रक्चर वीक है, सारे की मूविंग एवरेजेस से नीचे कामकाज कर रहा है और दूसरे जो शिपिंग काउंटर या डिफेंस काउंटर वो भी अभी तक वीकनेस दिखा रहे हैं। तो आई थिंक अभी तक ये जो गिरावट है वो थमनी नहीं चाहिए, थोड़ी और मंडरा सकती है और गहरा सकती है। मेरा मानना है कि इमीडिएट बेसिस पे जब तक ये काउंटर ऊपर में 2900 नहीं निकले, नीचे में डाउन साइड में 2600 तक के लेवल भी रिटेस्ट हो सकते हैं, तो थोड़ा और वीकनेस और 2600 तक के डाउन साइड टारगेट भी यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। 2600 तक के डाउनसाइड टारगेट, 2600 क्या, ये तो 10% नीचे दिख रहा है और प्री ओपन के लेवल लगभग सेटल होने वाले हैं। 2500 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं, 2600 एग्जैक्टली वहीं पर है, 6.5% की गिरावट। देखते हैं कहां पर लेवल सेटल होते हैं, लेकिन गिरावट का ट्रेंड इसमें जारी रहेगा। रेल टेल की भी कहानी यही है चंदन जी, क्योंकि ये शेयर भी काफी तेज रफ्तार से चला, 500 रुपए के ऊपर गया था और इसके भी मार्जिन में हम दबाव देख रहे हैं। हालांकि आय और मुनाफा तो बढ़ा है, लेकिन शेयर अगर आप पिछले महीने भर में देखेंगे तो 10% नीचे आ गया है।
रेलटेल का सपोर्ट कहां पर है और क्या करना चाहिए? टेल में भी वीकनेस है, लगातार 8 वीक से लोअर टॉप लोअर बॉटम के स्ट्रक्चर बने हैं। 478 479 नहीं पार किया और उसकी वजह से 375 तक के लेवल देखने को मिले। आई बिलीव लोअर टॉप लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर थोड़ा और स्टॉक को नीचे की तरफ लेके जाएगा। आई बिलीव 360 362 तक के डाउन साइड अभी भी ओपन है। जब तक ये 392 नहीं निकलता है तब तक वीक स्ट्रक्चर इंटेक्ट रहेगा थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन के लिए। थोड़ी सी और प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है रेलटेल के शेयर में। हालांकि आज 3% ऊपर खुलने के संकेत प्री ओपन में ये दे रहा है। देखते हैं कि क्या ये तेजी सस्टेन हो पाती है नहीं हो पाती है, लेकिन आपके लिए प्रॉफिट टेकिंग की सलाह है इस शेयर में, रेलटेल में। आईटी शेयर भी आज फोकस में रहेंगे और टीसीएस को लेकर सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए है, क्योंकि टीसीएस ने कहा था कि वो अपने ग्लोबल वर्कफोर्स में करीब 2% की कमी करेंगे, यानी करीब 12,000 लोगों को नौकरी से निकालना पड़ेगा कंपनी को। और हमने देखा कि जो आईटी स्टॉक्स थे वो कमजोर हुए और कमजोरी छंट नहीं रही है। आईटी को लेकर चंदन जी आपका कन्विक्शन क्या है, क्योंकि गिरावट काफी हो रही है और हमने देखा था कि 30,000 से रिकवरी में इंडेक्स चला गया था 39,000 पर, लेकिन 39,000 से फिर से गिर के करीब 35,000 के आसपास आईटी इंडेक्स आ गया है। कॉन्फिडेंस था ही नहीं और वापस इस मंथ एक जो 10% का डिक्लाइन हुआ है उसने कॉन्फिडेंस को और एक शेकन आउट कर दिया है। लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। इवन कुछ स्टॉक थे जैसे कि परसिस्टेंट सिस्टम जो भी होल्ड करे थे वहां पे भी सेल ऑफ देखने को मिला। टीसीएस जैसे काउंटर में लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है और ये सारे जो हेवीवेट्स है वो इंडेक्स के अंदर है, उसकी वजह से इंडेक्स भी अपने आप में परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। तो आई बिलीव थोड़ा और डिक्लाइन देखने को मिलेगा। पिछले 4 वीक में 39,500 से लेकर 35,000 तक के डिक्लाइन निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखे गए हैं। मेरा मानना है थोड़ा और वीक स्ट्रक्चर यहाँ पे हो सकता है जो नीचे में इंडेक्स को 34,500 की तरह धकेल सकता है। जी बिल्कुल। अब बाजार के खुलने के संकेत देखें तो ये लगातार चौथे दिन गिरावट देखने मिल सकती है और आईटी इंडेक्स में भी जो है शायद सेलिंग जो है कंटिन्यू हो सकता है। सेक्टर स्पेसिफिक एक न्यूज़ फ्लो आया है और यहाँ पे खास करके सोलर पावर प्रोड्यूसर्स टाटा पावर पे भी मेरी नज़र ज़्यादा है। मैंडेटरी यूज़ हो सकता है ALMM लिस्टेड सोलर PV सेल्स, जो 1 महीने बाद से आप बेच सकते हैं जब से लिस्ट पब्लिकेशन आएगा। ALMM की बात करें तो उसको कहते हैं अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। खास करके टाटा पावर पे हमारी नज़र है क्योंकि इनका भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है इस सेगमेंट में और ख़ास करके डोमेस्टिक डिमांड को जिस तरह ये केटर करती है ये कंपनी। तो यहाँ पे सबसे पहले सवाल किरण के है। किरण, इम्पोर्टेंट लेवल्स पे टाटा पावर पे जो है अच्छी मोमेंटम अभी आ सकती है कि अभी भी एक कंसोलिडेशन फेज में ही रहने वाला है टाटा पावर? सो टाटा पावर की अगर हम बात करें तो ओवरऑल चार्ट पैटर्न जिस तरह से पैन आउट हो रहा है डेली चार्ट के ऊपर, कहीं ना कहीं स्टॉक में अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर भी न्यूट्रल जोन के अंदर है। मेरे हिसाब से जब तक ये स्टॉक नीचे में 390 का लेवल होल्ड रखा है तब तक जिनके पास है वो होल्ड रख सकते हैं। नई खरीदारी के लिए 400 का लेवल ध्यान में रखिए। जैसे ही 400 का लेवल क्रॉस होता है उसके बाद आप नई खरीदारी कर सकते हैं। 400 का लेवल हालांकि नजदीकी है, सो 400 के लेवल के ऊपर ही हमें बाई करना चाहिए और जिनके पास है वो 390 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखें। चंदन, एक बार रिलायंस पे आपकी राय लेना चाहूँगा। सिटी ने 90 दिन का पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच जो है कर दिया है अपमूव और यहाँ पे लेकिन कुछ इम्पैक्ट तो दिख नहीं रहा है और गिरावट आ रही है। 1400 लेवल्स के नीचे जो है रिलायंस आ गया है। अब यहाँ से कोई शॉर्ट कवरिंग की जो है एक्सपेक्टेशंस आ सकती है। इनके AGM भी आने वाले 1-1.5 महीने में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आया या और भारी गिरावट रिलायंस में और देखने मिल सकती है, ज़रा बताएं चंदन। तो पिछले लगभग 4 वीक में एक गिरावट देखी है। 1550 से काउंटर नीचे में कहीं ना कहीं 1380 तक के लिए फिसला है। मेजर सपोर्ट रहेगा लगभग 1325 से 1350 के बीच में, क्योंकि मोस्ट पार्ट ऑफ द जेन इन द फेब के आसपास इन्हीं लेवल पे ये हर्डल लेता था और वो लेवल वापस शायद यहाँ पे सपोर्ट का काम करे। बट अभी तक कोई शॉर्ट कवरिंग या फिर बॉटम आउट का अप्रोच नहीं है, क्योंकि डेली और वीकली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर बन रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि 1350 की तरफ जाता है तो शायद उस कंडीशन में 1320-25 के सपोर्ट लगा के कहीं ना कहीं रिवर्सल के होप किए जा सकते हैं। ठीक है, 1320 का सपोर्ट, 1376, कहाँ 1540 और कहाँ 1376। लगातार गिरावट रिलायंस के शेयर में आ रही है
और आज फिर से ये बाजार पर दबाव बनाने का रिलायंस का शेयर काम कर रहा है। निफ्टी की जो प्री ओपन में लेवल जो सेटल हुए हैं वो हुए हैं 72 अंक नीचे सेटल, यानी कि लगातार चौथा सत्र होगा आज बाजार में गिरावट का। और निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक 200 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा है, 55,900 के भी नीचे। तो गिरावट लगातार बढ़ रही है बाजार में। और आज चिंता की बात यह है कि जो बड़े जो फ्रंटलाइन बैंक्स हैं, एचडीएफसी बैंक और आईसीसी बैंक करीब 1.5% नीचे खुलने के संकेत दे रहा है और एचडीएफसी बैंक की जो गिरावट है वो करीब 3% की। ये थोड़ी समझ से परे है कि आखिर इतनी भारी गिरावट इन दोनों शेयरों में प्री ओपन में देख हो रही है। क्या नीचे खुल के ये शेयर रिवर्सल दिखाएंगे, इस पर नजर रहने वाली है। लेकिन निश्चित तौर पर जो सेंटिमेंट है बाजार के लिए वो कतई पॉजिटिव साइड पर नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो एक भी शेयर ऐसा नहीं है जहां पर आपको दिखे शुरुआत 0.5% भी ऊपर होते हुए। अडानी एंटरप्राइजेस 0.25% ऊपर ये शेयर खुलेगा। लेकिन अच्छा ठीक है, टाटा स्टील करीब 1% की गिरावट, टीसीएस में भी नरमी आएगी, आईसीसी बैंक करीब 0.5% नीचे जाके अभी लेवल सेटल हुए हैं, भारतीय एयरटेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये तमाम शेयर ऐसे हैं जहां पर आज गिरावट पर शुरुआत होगी। और निफ्टी के 50 में से 42 शेयरों में कमजोरी पर शुरुआत होने जा रही है। सिर्फ 8 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको तेजी दिखेगी शुरुआत में, और कहीं पर भी 0.5% तक की तेजी नहीं है। अडानी एंटरप्राइजेस 0.25% की तेजी दिखा रहा है और ये फिलहाल प्री ओपन में निफ्टी का टॉप गेनर है। लेकिन निफ्टी की जो गिरावट है वो है करीब 70 अंकों की। तो प्री ओपन में जो हमें गिफ्ट निफ्टी के लेवल दिख रहे थे करीब 40-50 अंक नरमी के, उससे कहीं ज्यादा नरम बाजार आज खुलते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं कि आज की चाल क्या होती है। कल के जो बड़े लूजर्स थे, कल हमने देखा था कि कोटक बैंक टूटा था, वायदा बाजार में एसबीआई कार्ड्स के शेयर में हमने तेज गिरावट देखी थी, सीडीएसएल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोढ़ा, डीएलएफ, ये तमाम शेयर कल प्रॉपर्टी स्टॉक्स के लिए काफी मुश्किल दिन था, 3.5% टूट के बंद हुए थे। आज देखते हैं कि चाल क्या होती है। कल फार्मा में हमने देखा था कि लॉरस लैब्स में अच्छी बाइंग कल के सत्र में आई थी, लेकिन आज जो सेंटिमेंट है वो वीक है, एफआईज खरीद नहीं रहे हैं और बाजार चल नहीं रहा है। तो शुरुआत जो हुई है उसी लेवल के आसपास हुई है। निफ्टी 70 अंक नीचे, निफ्टी बैंक 200 अंक नीचे, सेंसेक्स की बात करें तो 250 अंक नीचे, 80,660 के आसपास आपको सेंसेक्स दिखेगा। रिलायंस ओपनिंग के बाद हम देख रहे हैं कि सपाट है, हल्की सी गिरावट है, 1386 का लेवल है। इंडसइंड बैंक नतीजों के बाद सिर्फ 0.25% ऊपर खुल रहा है, 804 रुपए के भाव हैं। किरण जी ने कहा था कि 800 रुपए के नीचे अगर जाए तो फिर तेजी की पोजीशन से आप निकल जाइए। टोरेंट फार्मा के नंबर अच्छे आए थे और टोरेंट फार्मा आज फिर से हम देख रहे हैं कि 1% ऊपर ये शुरुआत कर रहा है। मझगांव डॉक 5% नीचे, नतीजे इसके आए थे कमजोर मझगांव डॉक के, और आय को छोड़ दे तो हर पैरामीटर पर मार्जिन गिरावट हमने देखी, मुनाफा गिरा। बाकी अगर हम बड़े बैंकों की बात करें तो एचडीएफसी बैंक और आईसीसी बैंक कल तो ये थोड़े मजबूत थे, लेकिन आज इसमें गिरावट बढ़ रही है और ये दोनों के दोनों शेयर आप देखिए 0.5% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन बाजार की जो बड़ी चिंता है वो है आईटी शेयरों की बिकवाली। आप देखिए इन्फोसिस में जो कमजोरी है वो है करीब 1% की, उसके पीछे पीछे विप्रो करीब 0.25% की गिरावट, और हम देख रहे हैं कि ये दोनों शेयर आज आईटी में सबसे ज्यादा वीक हैं। निफ्टी थोड़ी रिकवरी की कोशिश कर रहा है और हम देख रहे हैं कि 38 अंकों की गिरावट है। हालांकि एक भी शेयर ऐसा नहीं है जहां पर 1% की मजबूती दिखाई दे। अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस 0.25% से लेकर 0.5% मजबूत है और थोड़ी थोड़ी बाइंग हम कंजम्पशन में देख रहे हैं। नेस्ले, एचयूएल हल्की सी बाइंग के साथ हम कारोबार करते हुए देखेंगे। लेकिन अगर आप वायदा के शेयरों की लिस्ट देखेंगे तो एक बार जरा वहां पर हम नजर डालेंगे। जरा एक बार इंडाइसेस चेक करते हैं कि कल तो फार्मा ने, एफएमसीजी ने थोड़ा सपोर्ट करने का काम किया है। बाजार की आज पिक्चर क्या है? एफएमसीजी में हल्की सी बाइंग, रियल एस्टेट में थोड़ी सी मार्जिनल रिकवरी, ऑयल एंड गैस में थोड़ी सी बाइंग हम देख रहे हैं। आज फार्मा का इंडेक्स भी बिल्कुल सपाट कारोबार कर रहा है, हल्के से गेंस के साथ है। आईटी फिर से सबसे बड़ा डिसरप्टर, हालांकि जो गिरावट है करीब 0.5% के आसपास की है। स्मॉल कैप में, मिड कैप में भी आज हमें कमजोरी देखने को मिल रही है। मिड कैप 100 इंडेक्स 0.25% नीचे है और स्मॉल कैप की बात करें तो वो गिरावट है करीब 0.5% के आसपास की। और इसी के चलते आप देखेंगे कि शुरुआत में जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है 825 शेयर एनएससी पर चढ़ने वाले हैं और जो गिरावट है 1250 शेयरों में है। तो 55,950 के आसपास से निफ्टी बैंक थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई है और निफ्टी है 45 अंक नीचे, लेकिन यह है कि स्ट्रक्चर आज वीक ही लग रहा है।
बीएल के कल नतीजे आए थे। बीएल के शेयर में हम देख रहे हैं कि 0.25% के आसपास की गिरावट आज के सत्र में हो रही है। एक बार निफ्टी बैंक की देखते हैं कि निफ्टी बैंक की तस्वीर क्या बन रही है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और इंडसइंड बैंक, इसको अगर आप छोड़ दें तो बाकी शेयर थोड़े थोड़े मजबूत दिख रहे हैं। ये 4 शेयर ही कमजोर हैं और 8 शेयरों में आज बाइंग हो रही है। इसके चलते निफ्टी बैंक आप देखेंगे कि जो गिरावट है वो है 130 अंकों के आसपास की है। लेकिन इंडसइंड बैंक पर नजर डालिए, अपने जो लेवल्स हैं उसको थोड़ा होल्ड करने की कोशिश ये कर रहा है। 806 रुपए के आसपास के प्राइसेस आपको इस वक्त दिखाई देंगे। बाजार में बड़े मूव्स कहां पर हैं जरा ये हम देखेंगे। और मझगांव डॉक 4.5% नीचे, गार्डन रीच में कमजोरी 2% के आसपास की। इसके अलावा शोभा डेवलपर्स में कमजोरी है, बीएल में कमजोरी है। तो डिफेंस वाले शेयरों में हम कमजोरी देख रहे हैं। सेल कमजोरी नतीजों की बात करीब 1.5% के आसपास। तेजी कहां पर है? तेजी ही टाटा केमिकल में। टाटा केमिकल्स के नंबर अच्छे आए थे। शेयर आज भी 3.5% ऊपर है, 967 रुपए के आसपास के भाव हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि केमिकल वाले स्टॉक्स में थोड़ी बाइंग है। टोरेंट फार्मा 1.5% ऊपर है, गेल करीब 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। अडानी ग्रीन में करीब 1.25% के आसपास की तेजी है। आईजीएल 1% ऊपर है, ऑयल इंडिया 1% ऊपर है। तो ऑयल एंड गैस में थोड़ी सी बाइंग है। अदरवाइज बाजार में आज के सत्र में भी मोमेंटम मिसिंग है। निफ्टी बैंक है 1.25 अंक कमजोर और निफ्टी में जो गिरावट है वो है 30 अंकों की। लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आ रही है, लेकिन ये कन्विक्शन बढ़ाने वाली रिकवरी नहीं है। अभी भी एक भी शेयर ऐसा नहीं है निफ्टी में जहां पर 1% की बाइंग हो। सबसे ऊपर है टाटा कंज्यूमर, 0.9% की तेजी शेयर में हम देख रहे हैं। तो एक काम करते हैं, सीधे अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं और समझते हैं कि आपकी रणनीति बाजार में होनी क्या चाहिए। सीधे लेकर आएंगे ओपनिंग ट्रेड। बिल्कुल, ओपनिंग ट्रेड्स पे जो है हमारी नज़र है। सबसे पहले किरण बताएं, आपके हमारा जो ओपनिंग का खिलाड़ी है टाटा केमिकल्स होने वाली है। फॉलो ऑन बाइंग आ रही है, अर्निंग्स भी अच्छी थी और वो जो पूरा स्पेस है फर्टिलाइजर केमिकल का, यहाँ पे सेलेक्ट काउंटर्स भी अप मूव आ रही है। और अब देखिए टाटा केमिकल्स की बात करें, स्टॉक जो है लगभग 4% ऊपर है। तो ये हमारा ओपनिंग का खिलाड़ी है। अब चलिए ओपनिंग के फिसड्डी पे भी एक बार नज़र डाल देते हैं। और ओपनिंग के फिसड्डी में ऑफकोर्स माझगांव डॉक भी है जो हमारे नज़र पे है। स्टॉक में जो है भारी गिरावट आई है। हमने आपको पहले भी बता दिया था हमारे स्टॉक्स न्यूज़ सेगमेंट में कि जो मार्जिन्स है वहाँ पे बड़ी मार पड़ी है। 15% से ज़्यादा का मार्जिन्स का गिरावट आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। स्टॉक्स के वैल्यूएशंस क्वेश्चनेबल थे। और अब देखिए सारे डिफेंस स्टॉक्स में भी जो है जो इनके रिलेटेड है वहाँ पे भी फॉलो इन सेलिंग आ रहा है और ये सेलिंग इंटेंसिफाई भी हो सकता है, ये भी मैं बता देता हूँ माझगांव डॉक पे। तो इस पर भी जो है हमारी नज़र रहेगी। तो ये हमारा ओपनिंग का फिसड्डी है। तो ये 2 अहम कॉल्स है जिस पे हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। लेकिन ओपनिंग ट्रेड्स हमारे गेस्ट के क्या रहेंगे एक एक करके हम बताते हैं। सबसे पहले जो है किरण, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके ओपनिंग ट्रेड क्या रहेंगे। सो ओपनिंग जिस तरह से हुई आप देखोगे तो नीचे के लेवल से काफी अच्छी रिकवरी आई। कल भी हमने देखा था कि इसी तरह का कुछ ओपनिंग था, नीचे के लेवल से जो रिकवरी आई थी वो 10:15 बजे के बाद सस्टेन नहीं हो पाई। लेकिन आज जिस तरह से रिकवरी आई है, आप लार्ज कैप स्टॉक्स देखोगे तो वहां पे एक अच्छी खासी रिकवरी हम देख रहे हैं। और लार्ज कैप स्टॉक्स में भी ऑटो हमें काफी अच्छा लग रहा है। सो हीरो मोटर कॉर्प हमें काफी अच्छा लग रहा है। करंट मार्केट प्राइस आप देखोगे तो लगातार चौथी बार उसने 4200 के आसपास का सपोर्ट लिया है। कल एक काफी अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है जिसको हम बुलिश एंगलफिन कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। आज फॉलो अप बाइंग हमें देखने को मिल रहा है। कल की कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है कहीं ना कहीं। सो हीरो मोटर कॉर्प 4300 के आसपास हम लॉन्ग करके जाएंगे। एक जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो 4250 का रखना है। इट इज नॉट जस्ट ओनली फॉर द इंट्राडे, लेकिन आप पोजिशनली होल्ड रख सकते हो। अगर 4250 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आप 1 से 2 दिन में 4400 प्लस के भी टारगेट देख सकते हैं। तो ओवरऑल हीरो मोटर कॉर्प लुक्स वेरी मच पॉजिटिव और ओवरऑल ऑटो सेक्टर लुक्स पॉजिटिव। आप लॉन्ग करके जा सकते हैं। बिल्कुल, हीरो मोटो पे जो है ऑफ कोर्स देखिए एक अच्छी मोमेंटम भी आ सकती है और 2 दिन में अर्निंग्स भी मतलब सेल्स भी आने वाले जुलाई के। और इस पे जो एक्सपेक्टेशंस है बाजार की कि मानसून अर्ली मानसून था तो शायद जो 2 व्हीलर्स और कुछ ट्रैक्टर सेगमेंट पे जो है अर्निंग्स अच्छी देखने मिल सकती है। तो पॉजिटिव रुख जो है बाजार का हीरो मोटो की तरफ बन रहा है। चंदन, आपकी भी राय लेंगे, ओपनिंग ट्रेड्स क्या रहने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए एक काउंटर तो यहाँ पे टाटा केमिकल अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट आपका ये शुरुआत का खिलाड़ी भी है और
मोमेंट यहाँ पे बना है। और अच्छी बात यह है कि 3 दिन में जो डिक्लाइन आया था वो एक मेजर सपोर्ट को टेस्ट किया था। 5 दिन से हम पॉजिटिव है, मुंह आके डिक्लाइन आया और आज जो वापस बाइंग आ रही है इंडिकेट कर रहा है कि अब शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर यहाँ पे बनेगा। ऑलरेडी काफी चल चुका है बट अभी भी मेरे को लग रहा है थोड़े से स्विंग यहाँ पे है। रिस्क का ध्यान रखें यहाँ पे, बट एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है कि 958 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं ये 995 तक के टारगेट छू सकता है। उसके अलावा देखें तो मुझे एक काउंटर समझ में आ रहा है पॉलीकेब। पॉलीकेब का मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है बट 3-4 दिन का एक करेक्टिव फेज देखने को मिला था। पिछले 7 दिनों में देखें तो 7080 से लेके नीचे में 6715 तक का डिक्लाइन हुआ और अब कहीं ना कहीं कल के दिन के रिकवरी के बाद आज फॉलो अप एक्शन देखने को मिल रहा है। इसके लग रहा है कि शॉर्ट टर्म बॉटम यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। 6715 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 7100 के टारगेट। तो टाटा केमिकल और पॉलीकेब 2 काउंटर रहेंगे जो शुरुआती टिक के हिसाब से पॉजिटिव बायस के लिए लग रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, पॉलीकैब और टाटा केमिकल्स दोनों पे जो है पॉजिटिव रुख है। चंदन किराए पे बाय रेटिंग है, टारगेट 7100 का, स्टॉप लॉस 6715 का। ऑफ कोर्स केबल वायर सेगमेंट के अर्निंग्स भी इस बार देखें तो अच्छे आ रहे हैं और सारे जो प्लेयर्स है वो कमेंट्री में जो एक अच्छी अप मूव देखने मिल रही है। तो एक अच्छी रिकवरी भी जो है डेज लो से निफ्टी अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप देखें 24,669 लेवल, 667 लेवल्स पे आए हैं और थोड़ी सी बाजार स्टेबल कर रहे हैं। निफ्टी बैंक भी जो है ऑलमोस्ट फ्लैटिश आ गए हैं। आप यहाँ पे देखें तो निफ्टी 50 की बात करें और निफ्टी बैंक दोनों में एक रिकवरी की अटेम्प्ट आ रही है गैप डाउन ओपनिंग के बाद। लेकिन अभी बाजार पे भी जो नज़र है और फार्मा स्टॉक्स को लेके जो थोड़ी सी बाइंग और आ रही है डिफेंसिव स्पेस में। राज, फार्मा स्पेसिफिक जो है अच्छा किरण एक बार चार्ट चेक ले लेते। टोरेंट फार्मा पे स्टॉक पे एक अच्छी अपमूव वापस आ गई है और अच्छा मोमेंटम लग रहा है स्टॉक पे। यहाँ से लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स चेंज होंगे और फर्दर बाइंग आ सकता है। स्ट्रेंथ तो दिख रहा है, एक महीने में स्टॉक 11% भी ऊपर है और ये स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखा गया, 3700 लेवल्स के ऊपर है। और इम्पॉर्टेंट जेबी केमिकल का एक्विजिशन भी हुआ था जो वैल्यू एक्रेटिव जो है अगले 3 से 4 साल में हो सकते हैं। तो धीरे धीरे करके बाजार उसे भी फैक्टर इन कर रहा है और वो कमेंट्री क्या आती है गाइडेंस को लेके आफ्टर द कंबाइंड एंटिटी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और वॉल्यूम्स में भी एक थोड़ी सी अप मूव आई है। ज़रा बताएं किरण, टोरेंट फार्मा पे आपकी क्या राय रहेगी? स्टॉक पे जो अच्छी बाइंग आ रही है। टोरेंट फार्मा में अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं इसने जो ब्रेकआउट दिया था वो 3300 के आसपास दिया था। उसके बाद स्टॉक 3700 है। तो इस रैली को हम चेस तो नहीं करेंगे लेकिन जिनके पास है उनको होल्ड रखना चाहिए और खरीदारी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। नीचे में कोई भी डिप आता है क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटाइल है तो देयर आर चांसेस कि आपको नीचे में कोई डिप मिले समवेयर अराउंड 3600 तो वहां पे आप लॉन्ग कीजिए, नॉट एट करंट मार्केट प्राइस। सो नई खरीदारी के लिए हम डिप की वेट करने के लिए बताएंगे। और अगर जिनके पास है या तो अगर कोई डिप आता है आप डिप में बाई करते हो तो जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 3500 का मेंटेन करना है। जब तक ये स्टॉक 3500 के नीचे नहीं आता है तब तक ये रैली कंटिन्यू रह सकती है। ऊपर में 3800 से लेके 4000 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म नजरिया रख के बाय एंड डिप्स की यहाँ पे रणनीति यूज करनी चाहिए। ठीक है, टोरेंट फार्मा के नतीजे अच्छे आए थे और शेयर में हम तेजी लगातार देख रहे हैं। 3300 के लेवल से आप टोरेंट फार्मा को मजबूत लगातार देख रहे हैं। 3700 रुपए के भाव आगे हैं, 2% की तेजी आज के सत्र में है। लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश बाजार में है तो 24,675 ये निफ्टी के लेवल हैं। अब सपाट कारोबार है, 5 अंक की गिरावट रह गई है। और निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो जो कमजोरी है वो है 60 अंकों के आसपास की, फिर से 56,000 के ऊपर के हम स्तर देख रहे हैं। और बाजार में आज मोमेंटम थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। ऑयल एंड गैस खेमे में रिलायंस करीब आधे % ऊपर है। लेकिन अगर आप गैस वाले स्टॉक्स की बात करें तो महानगर गैस और आईजीएल में 1.5% की तेजी है और गेल की बात करें तो 2% की तेजी यहां पर हम देख रहे हैं। चंदन जी, गैस काउंटर्स में कहीं मौके आपके हिसाब से बन रहे हैं क्या? काउंटर पे अपने यहाँ पे नजर डाली थी। मैं जस्ट शुरुआती ट्रेड को रिपीट कर रहा हूँ सो दैट ट्रेडर्स उसका ध्यान रखें। पॉलीकेब और टाटा केमिकल वहां पे बिल्कुल आपको ध्यान में रखना चाहिए। और गैस कंपनीज की जो आपने बात की है तो सेलेक्टिव और काफी चुनिंदा यहाँ पे होना चाहिए। मेरा ध्यान यहाँ पे 2 गैस कंपनी पे, एक तो एमजीएल आईजीएल। हालांकि पिछले 3-4 वीक में काफी एक बड़ा करेक्टिव मूव देखने को मिला था बट कब कहीं ना कहीं एक बॉटम अप्रोच देखने को मिल रहा है। मेरा फोकस रहेगा आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। पिछले लगभग 15 दिनों में 229 से लेके 200 तक का करेक्टिव मूव देखा बट 200 की पुट राइटिंग इंटेक्ट है और नीचे के लेवल पे सपोर्ट बेस बाइंग भी आ रही है। तो मेरे हिसाब से 200 के सपोर्ट से बाउंस बनना चाहिए एक बार के लिए 215 तक के लेवल के। ठीक है, तो ये आपके लिए रिकमेंडेशन होगी।
आईएक्स में आज फिर से हम कमजोरी देख रहे हैं। कल के सत्र में भी कमजोरी थी। शुक्रवार को हमने देखा था कि शेयर 28% टूटा, फिर ये शेयर थोड़ा रिकवरी की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज फिर से 3.5% कमजोर है। चंदन जी, आईएक्स में क्या करें? बहुत सारे लोग अभी उम्मीद लगा के ये चल रहे हैं कि नहीं ठीक है, अब तो करेक्शन के बाद अब वैल्यूएशन थोड़े फेयर हो गए होंगे। आपका क्या व्यू है, निकल जाए क्या इससे? देखिए, मैं तो अवॉइड करने की सलाह दूंगा फिलहाल, क्योंकि अब काउंटर का बिहेवियर थोड़ा वोलेटाइल बन चुका है और काफी बड़ा एक सेल ऑफ पिछले वीक देखने को मिला था। इनफैक्ट इस महीने स्टॉक लगभग 30% डाउन है। मेजर सपोर्ट 119 के आसपास है। यदि लास्ट होप देखना है तो 119 देख सकते हो, बट 119 थोड़ा तो एक बड़ा और गहरा करेक्टिव मूव देखने को मिलेगा। तो एज ऑफ नाउ तो मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। कोई भी बाउंस आता है निकलने का ट्राई कीजिए। 150 मेजर हर्डल का काम करेगा। जब तक 150 150 नहीं निकलता है काफी टफ रहेगा और नीचे में कहीं ना कहीं 118 120 तक के डाउन साइड रीटेस्ट होने की वापस संभावनाएं बन जाएगी। तो नज़र हमारी एक शेयर जो आज निफ्टी को लीड कर रहा है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील का। जेएसडब्ल्यू स्टील में आप देखेंगे करीब 1.5% के आज के सत्र में तेजी है। 1050 रुपए के भाव है। मजबूत स्टॉक है, बढ़िया फंडामेंटली अच्छी कंपनी, इसमें कोई दो राय नहीं है जेएसडब्ल्यू स्टील, और आज तेजी भी हो रही है। किरण जी, नए लॉन्ग्स करने क्या इस भाव पर, क्या करना है जेएसडब्ल्यू स्टील में? अच्छा ठीक है, किरण जी नहीं है, चंदन जी आपसे ही व्यू लेंगे। चंदन जी, स्टील काउंटर्स में जेएसडब्ल्यू स्टील प्रेफर्ड पिक होता है हमेशा ये, और डिलीवर करके भी कंपनी ने दिए हैं लगातार। यहां से टारगेट क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील काफी रेंज बाउंड काउंटर पिछले लगभग 18 दिनों में हुआ है, जहां बड़े छोटे छोटे मूव देखने को मिलते थे और न तो कभी हाई पे बंद होता था न लो पे बंद होता था। और इसका जो दायरा था वो 1020 से लेके 1055 के आसपास था। बट आज का जो कैंडल बना है प्राइस बिहेवियर वो काफी इंटरेस्टिंग है। आज ऑलमोस्ट 1023.80 का ओपन लो सेम है और जो पुराने हर्डल है उसको पार कर रहा है। तो आई थिंक बहुत दिनों के बाद में जेएसडब्ल्यू स्टील में एक थोड़ी सी बाइंग इंटरेस्ट का रुझान नजर आया है। हालांकि क्लोजिंग बेसिस पे देखना बहुत जरूरी होगा इसको, क्योंकि ये काउंटर चलता है और फिर सडनली ऊपर के लेवल पे अटक जाता है। बट जिस हिसाब से अब बाजार की करेक्टिव मूव के बाद ये काउंटर चलने लगा है तो डाउन साइड लिमिटेड लग रहा है। तो मेरा इन सब तथ्यों से ये मानना है कि 1028 का सपोर्ट काम करेगा और अब की बार निकलता है तो 1080 तक के भी अपसाइड इस काउंटर में देखने को मिलने चाहिए। बिल्कुल। चंदन सर, निफ्टी की कोई अहम कॉल पुट आपके नज़र में आ रहे हैं? अब देखिए, अब फ्लैटिश ही हो गया है ऑलमोस्ट। यहाँ पे कोई पुट के जो है संकेत आ रहे हैं, कुछ पुट खरीद सकते हैं या अवॉइड करें अभी? देखिए, मेरे हिसाब से थोड़ा अवॉइड करूंगा, क्योंकि हल्का सा बायस नेगेटिव है बट नीचे के लेवल से रिकवरी है। और अच्छी बात आज ये है कि दोनों इंडाइसेस में ऑलमोस्ट ओपनिंग के जो लेवल है वो होल्ड हुए हैं। जैसे निफ्टी ओपन हुआ था 24,600, उन्हीं लेवल को रेस्पेक्ट होकर थोड़ी सी रिकवरी हुई है। हालांकि स्ट्रक्चर नेगेटिव इंडेक्स का लोअर टॉप लोअर बॉटम बट ऑलरेडी काफी गिर चुका है, तो उसके चलते बाउंस भी आएगा बट बाउंस में सेल रहेगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा और बाउंस है, उसके बाद हम पुट लेने की सलाह देंगे। मैं कॉन्ट्रा रिकवरी के लिए प्ले नहीं करूंगा, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है और हम नोटिस कर रहे हैं ये जब भी कोई रिकवरी आती है ऊपर में सेल ऑफ आ जाता है। बट आज के ओपनिंग लो सपोर्ट हुए हैं और सेंसेक्स का मंथली एक्सपायरी है, इसके चलते उठापटक यहाँ पे जरूर रहेंगे। तो मेरे हिसाब से बाउंस आता है कोई ना कोई 24,750 की तरफ, तब जाके वहां पे सेलोन बाउंस या फिर मंदी की सलाह ऊपर के लेवल पे देंगे। बिल्कुल, सेलन बाउंस आएगा अगर एक अच्छी मोमेंटम है। ओपन इंटरेस्ट देखिए 1.1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स का है, अभी भी शॉर्टिंग पे ही है, पर हाँ वो लेवल्स पे तो ज़रूर आ गए हैं। इंडिया विक्स अच्छी मोमेंटम आ गई है, 0.5% ऊपर है, 12 के ऊपर आ गए। तो बहुत दिन बाद जो है 2 दिन से जो है इंडिया विक्स में एक स्पाइक ज़रूर आया है। तो ऑफकोर्स ये ट्रेडर्स को भी बेनिफिट करता है, ये इंडिकेटर जो रहता है 12 के ऊपर जो है अभी करेंटली जा रहा है। किरण, एक बार नज़र डालते। अच्छा चंदन सर, एक बार पीएसयू बैंक्स पे भी नज़र डाल लें। ऑफकोर्स प्राइवेट बैंकिंग स्पेस पे जो है ऊपर नीचे चल ही रहा है और अभी तक उतना बड़ा सपोर्ट जो है नहीं देखने मिल रहा है। अगर आप हैवी वेट्स की बात करें तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक पूरे ही ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हो। कहानी दूसरी तरफ इंडसइंड बैंक जो है एक अच्छी रिवाइवल है, और हमने पहले भी बता दिया कि यहाँ पे अगर नेगेटिव न्यूज़ फ्लो या इनलाइन न्यूज़ फ्लो आता है हमेशा डोमेस्टिक ऑब्जॉर्प्शन देखने मिलता है हमें, और आज भी टॉप गेनर है निफ्टी बैंक में। पीएसयू बैंक्स में आपकी राय चाहिए, यहाँ पे एक अच्छी बाइंग आ रही है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, या कोई स्टॉक्स आपको लग रहा है इस पैक में आपको अच्छा लग रहा है, यहाँ से भी अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है? नंबर्स तो कुछ कुछ के अच्छे आए हैं। देखिए, पीएसयू बैंक्स की बात करें तो लगभग 8-9 दिन से करेक्टिव मूव देखने को मिला है
और मेरा साथ में ये भी मानना है कि बाजार में अब रिकवरी आती है तो पीएसयू एक इम्पोर्टेंट रिकवरी का हिस्सा होगा और बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा भागीदारी देना पड़ेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द पीएसयू काउंटर शॉर्ट टर्म बॉटम बनाते हुए नजर आएंगे, जो भी रिसेंट पेन होगा उसके बाद में। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ऊपर में 130 के लेवल को होल्ड नहीं किया और अभी 110-11 के आसपास बेस बना रहा है। मेरे हिसाब से कोई भी हल्का फुल्का डिप आता है 100 के सपोर्ट से यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, ऊपर में 122-125 तक के टारगेट के लिए। उसके अलावा दूसरे और पीएसयू बैंक्स भी है, वहां पे ध्यान रख सकते हैं। यूनियन बैंक में अभी लोअर टॉप लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर बन रहा है, 120 की तरफ कोई डिक्लाइन आता है तब खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। इनफैक्ट एसबीआई की हम बात करें तो एसबीआई ने आज से 8-9 दिन पहले एक फेलियर ब्रेकआउट दिया था, 840-42 होल्ड नहीं कर पाया और भी 800 के नीचे कामकाज कर रहा है। मेरा मानना है कि ऐसे काउंटर को रिकवरी के बाद जो एक करेक्टिव मूव आता है वहां पे लेना चाहिए। कोई भी डिक्लाइन 780-85 के आसपास आता है तो जरूर एसबीआई में ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा कहने का यह तात्पर्य है कि पीएसयू बैंक्स में 7-8 दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अभी इस करेक्टिव मूव के बाद नीचे के लेवल पे थोड़े सपोर्ट बनेंगे। तो यदि किसी को थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रखना है कि मौजूदा लेवल से 5-7% करेक्ट हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ से 8-10% के चांस बनने तो जरूर पीएसयू बैंक्स पे थोड़ा सा मौका ढूंढा जा सकता है। पीएसयू बैंक्स को जो है मौका दिया जा सकता है। बैंक ऑफ इंडिया चंदन की पिक है और 10:30 बजे जो है एक्सक्लूसिवली देवदत्त चंद जो सीईओ एमडी है बैंक ऑफ बड़ौदा पे, वो हमें इंटरव्यू भी देने वाले हैं, Q1 अर्निंग्स पे अपडेट देंगे और बैंक की आउटलुक क्या रहेगी उस पर भी नज़र रहेगी। तो पीएसयू बैंक्स पे तो नज़र है ही, कमाई के मौके भी बन रहे हैं और अब हम आपको एक्सक्लूसिवली मैनेजमेंट की इंटरव्यू बताने वाले हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएसयू खेमे पे भी नज़र रहेगी। निफ्टी पीएसयू बैंक भी एक टाइप से हल्की रिकवरी अटेम्प्ट ज़रूर कर रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैटिश लेवल्स पे ज़रूर है। लेकिन अब हमें साथ ज्वाइन करें अमोल अठवाले। अमोल, गुड मॉर्निंग। मार्केट्स की एक रिकवरी आ गई है, आप कह सकते हैं, जो इनिशियल गैप डाउन आया था और ऑफकोर्स वो डेज लेवल्स पे जो है आप निफ्टी बैंक दोनों एक सपोर्ट देख रहे हैं। ज़रा बताएं किस तरह अभी बाजार को देख रहे हैं। एक टाइप से लगता है रेंज बाउंड कंसोलिडेशन की तरफ हम अब फिर से जा रहे हैं, ग्लोबल क्यूज ऑब्जॉर्व हो रहे हैं, अर्निंग्स भी कुछ खास नहीं आ रहे। किस तरह आप देख रहे हैं चार्ट्स निफ्टी बैंक दोनों के? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। एक तरफ से थोड़ा सा अगर हम शॉर्ट टर्म व्यू से देखते हैं तो एक लॉन्ग करेक्शन हुआ है 3-4 वीक का। कंसिस्टेंटली मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास भी निफ्टी ट्रेड हो रहा है, जो लेवल आ रहा है अराउंड 24,500 24,600। जो चार्ट्स का सेटअप है, मुझे लगता नहीं कि इस तरीके इतना इजी रहेगा मार्केट के लिए वो लेवल को ब्रेक करना। तो टेक्निकल बाउंस बैक के लिए ड्यू है मार्केट। मुझे लगता है कि चार्ट्स के हिसाब से देखते हैं तो 24,750 डे ट्रेडर्स और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। अगर उसके ऊपर मार्केट बाउंस बैक होता है तो ये पुल बैक रैली का कंटिन्यूएशन हम देख सकते हैं। ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं मार्केट वापस से 24,900 और 25,000 की तरफ रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर मैं देखता हूं तो आज का इंट्राडे बाउंस बैक जरूर है, बट पुल बैक एक्सटेंशन तभी होगा जब मार्केट 24,750 के ऊपर ट्रेड होना चालू हो जाएगा। मार्केट को लेकर ये व्यू थोड़े स्थिरता बाजार में हम देख रहे हैं और लोअर लेवल से हल्की सी रिकवरी भी आई है और निफ्टी हम देख रहे हैं कि बाकायदा हरे निशान में आके कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। 24,700 के आसपास के स्तर आपको निफ्टी पर दिखेंगे। हल्की सी तेजी है और तेजी को सपोर्ट मिला है रिलायंस जैसे दिग्गज शेयर से, करीब 0.25% के आसपास की तेजी है। रिलायंस के साथ साथ रिलायंस ग्रुप की ही कंपनी जियो फाइनेंशियल में करीब 0.25% की तेजी है। थोड़ी थोड़ी बाइंग हम देख रहे हैं कि सन फार्मा में है, एक और बड़ी कंपनी सन फार्मा से थोड़ा सपोर्ट है। और ऑयल एंड गैस में हम तेजी बढ़ते हुए देख रहे हैं क्योंकि गेल, महानगर गैस, ये दोनों के दोनों शेयर अब 2% से ज्यादा तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन वायदा पैक को लीड कर रहा है टाटा केमिकल, करीब 5% के आसपास की तेजी हम शेयर में देख रहे हैं और 1,000 रुपए की तरफ बढ़ चला है टाटा केमिकल। लेकिन गिरावट बढ़ रही है लगातार, हम 3 सत्र से कमजोरी देख रहे हैं चंदन जी। इटर्नल यानी कि जोमैटो के शेयर में 314 रुपए तक हमने शेयर को जाते हुए देखा और आज निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है ये, 0.2% की गिरावट है, 300 रुपए के भाव के आसपास आ गया है। इटर्नल जिनसे मौका छूटा है चंदन जी, वो किस लेवल पर एंट्री करें और शेयर को लेकर आप कितने कन्विंस्ड है? क्या ज्यादा भाग गया, थोड़ा ज्यादा गिरना पड़ेगा बाइंग करने के लिए? बिल्कुल, इटर्नल की बात करें, देखिए मेजर ट्रेंड तो पॉजिटिव है, बट कंसर्न ये है कि 4-5 दिनों का जो हायर टॉप हायर बॉटम है और हायर लो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा निगेट हुआ है। 3 दिन का जो नैरो रेंज है उसको भी
एक नीचे की तरफ तोड़ा है, तो हल्का सा करेक्टिव मूव रहेगा। हालांकि देखिए इस काउंटर में मैं ज्यादा कमजोरी नहीं देख रहा हूँ, इनफैक्ट कमजोरी पे खरीदारी की सलाह देंगे नए मोमेंटम के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार की इस परिस्थिति के बावजूद भी स्टॉक ने 314 के न्यू लाइफ टाइम हाई बनाए। तो मेरे हिसाब से कोई भी करेक्टिव मूव आता है टुवर्ड्स 290 285 उसको ग्रेब करना चाहिए वापस ऊपर में 315 और 335 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। तो आई बिलीव अभी जो 2 दिन का करेक्टिव मूव है थोड़ा और आ जाए तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि मेजर ट्रेंड है काउंटर का पॉजिटिव है, मेजर थीम पॉजिटिव है, तो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए फायदा दिलाती हुई नजर आनी चाहिए। जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप करना है 315, उसके बाद 335 नए रिकॉर्ड हाइज पर ये जाते हुए दिखेगा, आपको यहां पर बाइंग करनी चाहिए। बाजार मतलब मजेदार नहीं है, दिक्कत ये है, और शेयरों में ना कोई खास एक्शन दिख नहीं रहा है, बहुत ही सिलेक्टिव बाइंग है। आप देखेंगे निफ्टी भी सपाट है, निफ्टी बैंक भी सपाट है। निफ्टी बैंक में गिरावट कितनी है, सिर्फ 37 अंकों के आसपास की गिरावट है। और जो शुरुआत में हम देख रहे थे कि चढ़ने वाले शेयर 8 थे, गिरने वाले शेयर 4 थे, अब गिरने वाले शेयरों की संख्या और चढ़ने वाले शेयरों की संख्या वो हो गई है बराबर बराबर। एसबीआई, केनरा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीसी बैंक यहां पर गिरावट हो रही है। हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी थोड़ी रिकवरी आई है बड़े शेयरों में, आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक में, तो आपको दिखेगा निफ्टी बैंक सपाट। एक्सिस बैंक में, इंडसइंड बैंक में, कोटक बैंक में थोड़ी थोड़ी बाइंग हो रही है। एक्सिस बैंक पर चंदन जी जरा व्यू दीजिए। एक्सिस बैंक में जो करेक्शन में रिजल्ट के बाद देखा तेज गिरावट आई, क्या आपको लगता है कि शेयर ये संभल गया है और किसी को अगर लॉन्ग एडिशन करना हो तो ये प्राइसेस ठीक है? इनका संभलने का कहना मुश्किल है, बट एक बार का जो सेल ऑफ है उसमें पोज देखने को मिला है। लगातार 4-5 दिन से लोअर टॉप लोअर बॉटम बने हैं, बट अब कहीं ना कहीं 1070 1065 के जोन को सपोर्ट ले रहा है, तो आई थिंक थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा। मोमेंटम और मेजर रिकवरी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, बट एक तरह का रेंज बाउंड बायस काउंटर बन सकता है। 1050 से लेके 1100 अब इसका ट्रेडिंग रेंज बनना चाहिए। ठीक है, एक्सिस बैंक को लेकर ये व्यू। इंफ्रा स्पेस में आज हम देख रहे हैं कि पीएनसी इंफ्रा 3 दिन लगातार गिरा था शेयर, आज थोड़ी थोड़ी रिकवरी इसमें आ रही है और ये आपको दिखेगा करीब करीब 3% ऊपर, 307 रुपए के आसपास के भाव हैं। अमोल जी, अच्छा आपकी कॉल्स रह गई, आप जरा अपने स्टॉक्स बता दीजिए अमोल जी, कहां पर आप बुलिश हैं या फिर बेरिश हैं? 2 स्टॉक्स के साथ जाना चाहता हूँ। एक तो करेक्शन जिसमें शार्प हुआ है और बड़े सपोर्ट्स लेवल के आसपास अवेलेबल है, उसमें से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छा लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 1395 के आसपास मैंने पिक किया था पोजिशनली, अगर रिट्रेसमेंट बाउंस बैक भी पकड़ते तो 1450 और 1460 ये 2 लेवल्स निकल के आ रहे हैं, और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1370 का। एक तो एक लॉन्ग करेक्शन हुआ है, मोमेंटम इंडिकेटर्स पे थोड़ा सा ओवरसोल्ड कंडीशन है, और दूसरा वीकली सपोर्ट जो एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट लेवल है 1400 के आसपास, उसी के आसपास स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है अगर ये टेक्निकल रिवर्सल कंटिन्यू रहा तो एक रिलायंस इंडस्ट्री में एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। दूसरा अशोक लेलैंड के साथ जाना चाहूंगा, 122 के आसपास है, ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहा हूँ। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 130 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 119 का। एक तो प्रॉमिसिंग रैली के बाद स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है, और रेंज के लोअर लेवल के आसपास फिलहाल तो अभी ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अभी फिलहाल जो सेटअप है वो कंसोलिडेशन का ही, और कंसोलिडेशन अभी भी पॉजिटिव साइड का दिख रहा है। अगर टेक्निकल रिवर्सल यहाँ से आता है तो अशोक लेलैंड में एक फ्रेश अपट्रेंड रैली आने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। है 130 रुपए के टारगेट होंगे, 119 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। 122 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। आज बाजार में थोड़ी बहुत बाइंग हम देख रहे हैं कि केमिकल वाले शेयरों में हो रही है, केमिकल या फिर एग्रो केमिकल, दोनों को अगर आप क्लब कर लें वहां पर बाइंग है। टाटा केमिकल तो लीडर है आज 5% की तेजी के साथ, और 980 रुपए के ऊपर निकल गया है। लेकिन चंदन जी, मैं 2 स्टॉक के बारे में आपसे व्यू लेना चाहूंगा, और मुझे ना दोनों के जो चार्ट्स हैं थोड़े सिमिलर लग रहे हैं, और इस साल के अगर हम रिटर्न की बात करें वो भी लगभग बराबर हैं। और ये शेयर हैं रैलिस इंडिया और कोरोमंडल। जरा दोनों को साथ साथ दिखाइएगा। करीब 25 से 27% के रैली ईयर टू डेट दोनों शेयरों में बनी है। आज भी मजबूती हम देख रहे हैं, रैलिस में भी मजबूती है, कोरोमंडल के शेयर में भी 2% से ज्यादा की तेजी है। चंदन जी, एक चुनना हो अगर रैलिस और कोरोमंडल में से, तो आपका वोट किसके साथ जाएगा?
बिल्कुल देखिए, मेरा फोकस में रहेगा रेलिस। हालांकि दोनों ही अच्छे हैं, बट रेलिस में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 10 दिनों के बाद में, अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो 367 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह है, 390 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस मार्केट में रेलिस में बिल्कुल दाव लगाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। यदि किसी को 15 से 25% की रैली के लिए कोई काउंटर ढूंढना है तो रेलिस भी उसमें से एक हो सकता है। तो इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, पोजिशनल, तीनों लिहाज से रेलिस को देखा जा सकता है। बिल्कुल चंदन ने जो है सही कहा, तीनों ही एंगल से जो है देखे तो अच्छी मोमेंटम रैलिस इंडिया से देखने मिल सकती है। और ये जो क्वार्टर है इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिला था, खासकर कि अर्ली मानसून को लेके पारादीप फॉस्फेट्स की भी चार्ट जो है हमने देखी, एक अच्छी मोमेंटम आई है। लेकिन एक बार टाटा मोटर्स पे नज़र डालते हैं ना, ये जो भी बाजार में आप देखिए वॉलेटिलिटी आई थी 3-4 सेशन में, टाटा मोटर्स स्ट्रेंथ बना के रखे थे और एक बेनिफिशियरी भी थे यूरोपियन ट्रेड डील की जो कंप्लीशन हुई थी यूएस के साथ, और यूके एफटीए की भी कंप्लीशन हुई थी। और आज भी देखिए बाइंग स्ट्रेंथ आ रहा है टाटा मोटर्स का, और अब देखें कि स्टॉक में स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। अमोल, टाटा मोटर्स पे आपकी क्या राय रहेगी, ज़रा बताएं। है टाटा मोटर के लिए वो एक कि शॉर्ट टर्म में काफी रेंज बाउंड रहा है। एक 700 का ब्रेकआउट जरूर आया था एक 3 या 4 दिन पहले, बट वो फेल्योर हुआ। परहैप्स वो मार्केट कंडीशंस वीक थे, वहां पे थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर टाटा मोटर्स में बढ़ता गया। पोजिशनली अगर मैं देखता हूं तो सपोर्ट लेवल आ रहा है 672 का, वो जब तक ब्रेक नहीं हो रहा है पोजिशनल व्यू इंटैक्ट रहेगा। शॉर्ट टर्म में अगर इमीडिएट में मोमेंटम पिक करना है तो मुझे लगता है 700 का एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। 700 का रेंज ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और इमीडिएट में भी बढ़ने के चांसेस काफी ब्राइट है। ऑन द हायर साइड पोस्ट 700 एक डायरेक्शनल मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो अराउंड 715 और 720 की तरफ जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और टाटा मोटर्स पे जो है ऑफकोर्स राय है जो है अमूल की तरफ से आ रही है। चंदन, एक अच्छी बाइंग जो है ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी आ रही है। टाटा मोटर्स की तो हमने बात की, लेकिन बैटरी प्लेयर्स में एक्साइड की देखिए चार्ट, यहाँ पे स्ट्रेंथ आई। अर्निंग्स में भी जो नंबर्स जब आए थे तो अच्छी मोमेंटम देखने मिली थी, और आज भी देखें तो एक हल्का सा स्पाइक भी आया, जिस तरह हम बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट 385 लेवल्स पे एक्साइड ट्रेड कर रहा है। चंदन, ज़रा चार्ट देखें एक बार एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की, यहाँ से और एक पोजिशनल अप मूव देखने मिल सकता है यहाँ से। देखिए, एक्साइड की बात करें तो एक्साइड काफी रेंज बाउंड है। अभी पिछले कुछ दिनों में 400 नहीं पार कर पाया, 375-76 के मल्टीपल सपोर्ट है। तो आई थिंक रेंज बाउंड रहेगा, 375 से लेके 400 तक का दायरा आपको ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, एक्साइड को लेकर ये व्यू। लेकिन डिफेंस वाले शेयरों में चंदन जी कमजोरी बढ़ती जा रही है, और मझगांव डॉक के नंबर आए, बाकी पूरे के पूरे हम देख रहे हैं कि डिफेंस वाले स्टॉक्स में मोमेंटम कमजोर हो रहा है। बीएल के भी नतीजे आए थे, उसके बाद हम देख रहे हैं कि शेयर में कमजोरी बढ़ी, और लगातार 5वें सत्र में ये शेयर कमजोर है बीएल का। हमने देखे थे कि रिकॉर्ड हाइस पर गया था 400 रुपए के रेंज तक ये गया था। 385 रुपए के भाव है। जिनको मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा हो, क्या एक बार एग्जिट ले लें बीएल से, और जहां भी डिफेंस में फायदा हो रहा हो? फायदा हो रहा है, बिल्कुल लेना चाहिए। इनफैक्ट स्ट्रक्चर वीक हो चुका है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। बीएल 436 से 380 तक की तरफ फिसल चुका है, तो बाउंस आना एक बार टफ रहेगा। यदि किसी को सच में प्रॉफिट हो रहा है तो निकलना चाहिए। वापिस 400 के ऊपर टिके तभी बीएल के मूव और मोमेंट चेंज होते हुए नजर आएंगे। 400 रुपए के ऊपर अगर निकलेगा तो ही आपको माहौल थोड़ा बदलता हुआ दिखेगा, अदरवाइज स्ट्रक्चर कमजोर है। एक महीने में देखिए 8-9% के आसपास की गिरावट बीएल के शेयर में आ गई है, और अब थोड़ी वीकनेस बढ़ती हुई दिख रही है। 6 महीने में आप अभी देखेंगे 27-28% के मूव्स हैं। तो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा हो, आपकी एंट्री मान लीजिए अगर 300 रुपए के भाव के आसपास हो, 250 रुपए के आसपास को हो, तो एक बार प्रॉफिट टेकिंग के बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए। आगे देखेंगे थोड़ी और गिरावट अगर आती है तो फिर आगे हम एक बार रिव्यू करेंगे कि क्या आपको एंट्री कब करनी है। आज कमजोरी हम देख रहे हैं एक और शेयर में, शोभा में कमजोरी है। वैसे कुछ कुछ रियल एस्टेट काउंटर में थोड़ी थोड़ी हम देख रहे हैं कि रिकवरी आ रही है। ओबरॉय रियल्टी का शेयर आपको ऊपर दिखेगा, लेकिन शोभा फिर से वीक है, करीब 1.25% की गिरावट है। अमोल जी, शोभा क्या और वीकनेस आएगी? सपोर्ट्स कहां पर रखें इसमें? जी,
अगर हम ओवरऑल रियल एस्टेट भी देखते हैं तो बाकी डीएलएफ है या लोड़ा है, उसमें जितने शार्प करेक्शन आए इतने शोभा डेवलपर्स में फॉर्चुनेटली आए नहीं है। अभी भी चार्ट्स का अगर हम सेटअप देखते हैं तो हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन डेली और वीकली चार्ट्स पे मेंटेन रखा है, तो मैं इसको रूटीन करेक्शन अभी मान के चल रहा हूँ। सपोर्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो एक रिट्रेसमेंट सपोर्ट जो आ रहा है वो अराउंड 1550 और 1500 दो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं। यहाँ से अगर रिवर्सल फॉर्मेशन आता है तो वापस से एक जो रेजिस्टेंस जोन रहेगा 1700 के आसपास। 2 बार स्टॉक ने वहां पे एक रेजिस्टेंस लिया है, डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है डेली चार्ट्स के ऊपर। तो मुझे लगता है एक रेंज ओपन करता हुआ दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर, जो ऑन द लोअर साइड एक 1500 और 1550 के सपोर्ट्स लेवल रहेंगे। ऑन द हायर साइड अगर मैं देखता हूं तो 1700 और 1750 ये रेजिस्टेंस जोन आने वाले दिनों में रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। शोभा को लेकर ये भी हो गया। टायर शेयरों की बात करें तो सीट में लगातार हम गिरावट देख रहे हैं, नतीजे भी जो आए वो भी सपोर्ट कर नहीं पाए। हमने प्रॉफिट में देखा था कि 10% के आसपास की गिरावट आई थी और सीट लगातार ये कमजोर हो रहा है। 4000 रुपए के ऊपर निकलने के बाद वहां सस्टेन किया नहीं और अब ये भाव है 3300 रुपए के आसपास। चंदन जी, सीएट में क्या मौजूदा स्तर से भी शॉर्ट कर सकते हैं क्या, या फिर शॉर्ट अब छोड़ दें? गिरावट थोड़ी ज्यादा हो गई इसमें। मेरे हिसाब से अब शॉर्ट अवॉइड करें क्योंकि काफी गिर चुका है। 4000 से काउंटर 3300 आ चुका है। मेरे हिसाब से अब कोई भी डिक्लाइन आता है 3000 की तरफ तो वहां पे इनफेक्ट खरीदारी की सलाह हम देंगे कि सीएट को थोड़ी तरफ छोड़ना चाहिए। और एक काउंटर जो हम बात कर रहे थे बार बार टाटा केमिकल, उसमें काफी अच्छा मूवमेंट आता है, तो वहां पे बिल्कुल फोकस करें। सीएट को एक बार हम अवॉइड करने की सलाह देंगे। सीएट को अवॉइड करने की सलाह, टाटा केमिकल पर फोकस करके चलें। टाटा केमिकल की एक खूबसूरती ये रही है कि जब जब ये 1000 रुपए के ऊपर शेयर निकलता है ना तो ये स्ट्रेंथ अच्छी दिखाता है और 1000 रुपए से अब ज्यादा दूर है नहीं। आप देखिए 980 रुपए तक तो शेयर ये आ गया है। तो टाटा केमिकल पर फोकस करके चलिए। आज 5% की शानदार तेजी है। सुस्ती के बाजार में भी आज ये वायदा पैक को लीड कर रहा है 5% के सॉलिड गेंस के साथ। पेटीएम हमने देखा था कि 1100 रुपए के ऊपर ये निकला था शेयर ये, लेकिन वहां पर जाके थोड़ा थोड़ा सा ना फंसता हुआ दिख रहा है। आज थोड़ी सी इसमें कमजोरी हम देख रहे हैं। प्रॉफिट के आंकड़े पेटीएम ने पोस्ट किए थे फर्स्ट टाइम, मतलब एक्चुअल अगर हम कोर बिजनेस के प्रॉफिट की बात करें तो उसके बाद हमने शेयर में गजब का उत्साह देखा। आज गिरावट है इसमें करीब 1.5% के आसपास की। अमोल जी, पेटीएम क्या बाय ऑन डिप वाला शेयर है ये? अगर हां तो नई एंट्री कहां पर करना है आपके हिसाब से? कंफर्ट कौन से लेवल पर होगा? जी, आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा कि ऊपरी लेवल पे थोड़ा फंसता हुआ शेयर्स देखने को मिल रहा है। उसका रीजन ये है कि एक 17-18% का रैली ये जुलाई सीरीज में पेटीएम में हुआ है, तो टेम्पररी ओवरबॉट कंडीशंस है, उसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर और साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके का सेटअप है, जिस तरीके का रैली हुआ है, अभी भी जो लार्जर टेक्सचर है स्टॉक का वो पॉजिटिव साइड पे है। तो बाइंग ऑन डिप्स एंड सेल ऑन रैलीज, यस, ये एक आइडियल स्ट्रैटेजी रह सकता है। सपोर्ट्स की तरफ अगर हम देखते हैं तो इमीडिएट सपोर्ट जोन रहेगा वो रहेगा 1050 का। उसके बाद आई थिंक एक 1000 का थोड़ा सा डीप है बट थोड़ा सा वोलाटाइल अगर होता है तो एक 1000 का एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। और ऑन द हायर साइड अगर मैं देखता हूँ तो ये कहीं ना कहीं 1170 और 1200 की तरफ आ रहा है। अगर करेक्शन एक्सटेंड होता है तो जरूर उसके रिवर्सल फॉर्मेशन के ऊपर फोकस रहेगा। बाइंग ऑन डिप्स एंड सेल एंड रैलीज आइडियल स्ट्रैटेजी रहेगा। बिल्कुल, बाय ऑन डिप्स की रणनीति जो है पेटीएम की तरफ से, अमोल जी की तरफ से आ रही है। लेकिन सबसे पहले जो है अब हम ऑप्शंस के चैंपियन के सेगमेंट में चलते हैं, जहां पे हमारे साथ स्नेहा सेठ जुड़ी हैं एंजल वन से। तो बिल्कुल, गुड मॉर्निंग स्नेहा, आप हमारे साथ जुड़े हैं ऑप्शंस के चैंपियन में। बताएं आपके कौन से कॉल रहेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग। अगर आप देखें मार्केट में आज थोड़ा सा लाइक ओवरऑल कंसोलिडेट हो रहा है इतने अच्छे करेक्शन के बाद, और एक सपोर्ट जोन के पास ही हो रहा है। तो कुछ काउंटर्स है जो कि अच्छे सपोर्ट जोन से रिकवर कर रहे हैं। उसमें से एक काउंटर जो मुझे अच्छा लग रहा है दैट इज GSW स्टील।
अगर आप ये काउंटर देखें तो काफ़ी समय से थोड़ा सा हमें सेलिंग प्रेशर रहा है, बट एक कंसोलिडेशन और साइडवेज होकर थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर था, बट ओवरऑल ऐसा एक अच्छे सपोर्ट्स और एक राइजिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट से ये काउंटर ने रिकवर किया है और मेरा मानना है यहाँ से तेजी एक्सटेंड हो सकती है। सो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर 1050 की जो कॉल है वो बाय करें, 8 रुपीज़ के आसपास इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस 2 का लगाना है, टारगेट 18.5 का रहेगा। एज पर द टारगेट एंड स्टॉप लॉस मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व दैट इज अराउंड 4000 और प्रॉफिट पोटेंशियल 7000 का रहेगा। धन्यवाद स्नेहा। इम्पॉर्टेंट जो है कॉल्स JSW स्टील की तरफ से आए, लेकिन याद रखिए जब भी आप वायदे बाजार में ट्रेड करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर जो है जानकारी ज़रूर लें। लेकिन चलिए बाजार के वापस रुख लेते हैं। मार्केट जो है कंसोलिडेशन फेस पे आ चुका है एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे भी देखें तो कुछ ज़्यादा मूवमेंट्स अब नहीं दिखने मिल रहा है। अरविंद फैशंस पे भी एक बार नज़र डालते हैं। इस स्टॉक पे जो हमने अपने खबरों वाले शेयर्स पे लिए तो हमें बताया था कि एक बहुत अच्छी अपटिक देखने मिल सकता है और इंडस्ट्री में भी जो है टेलविंड्स देखने मिल रही है। स्टॉक देखिए आज तो एक बहुत अच्छी मोमेंटम से जो है ट्रेड कर रहा है। अरविंद फैशन लगभग 6% ऊपर है। ज़रा अरविंद फैशन की चार्ट ज़रा स्क्रीन पे दिखाएं। हाँ, तो यहाँ पे बहुत एक अच्छी अप मूव देखने मिल रही है। चंदन, एक बार अरविंद फैशंस पे आपकी राय लेना चाहेंगे कि यहाँ पे ऑफकोर्स वॉल्यूम ज़्यादा मूव नहीं करता लेकिन आज अच्छी मूव कर रही है और पिछले एक महीने में भी स्टॉक लगभग 11% के रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दिए हैं, तो यहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए कि बने रहने चाहिए यहाँ पे? देखिए, अरविंद की बात करें तो अरविंद में पिछले कुछ वीक से अच्छा खासा मूव है और आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। ये ब्रेकआउट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। 522 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 550 तक के स्विंग हमें देखने को मिलने चाहिए। पे जो है ऑफ कोर्स बने रहने की राय है अगर आप इन्वेस्टेड है अरविंद फैशंस पे। और यहाँ पे देखें तो एक अच्छी अप मूव जो है देखने मिल रही है। ये पूरे टेक्सटाइल खेमे पे जो है कुछ सेगमेंट्स पे जो है मूवमेंट में स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी एक बार नज़र डालना चाहेंगे। चंदन, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे आज फिर से जो है बाइंग देखने मिल रही है और ये जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है अराउंड 310 320 इस बीच में ही रहता है। थोड़ी सी सेलिंग आई थी बट अब वापस जो स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है और टॉप गेनर भी है निफ्टी इंडेक्स का। यहाँ से क्या रणनीति होनी चाहिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए? बिल्कुल, जियो की बात करें तो अब ऐसा लग रहा है कि बॉटम आउट अप्रोच बन रहे हैं। 335 से काउंटर करेक्ट होके 306 तक गया था और आज एक बुलिश बेल्ट होल्ड काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। तो मेरे हिसाब से आज का जो लो है काफी इंपॉर्टेंट है। आज का होल्ड करता है 306 तो 325 तक के टारगेट्स भी यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए। फाइनेंशियल को लेकर ये व्यू अच्छी तेजी शेयर में बनी है। 312 रुपए के ऊपर ये शेयर निकला है और अब क्या है कि जियो फाइनेंशियल्स ने अपने बिजनेसेस को कंसोलिडेट किया है और सेबी वगैरह से जो रेगुलेटर्स हैं उनसे अपने बिजनेस के लिए काफ़ी मंजूरी मिली है। तो म्यूचुअल फंड कारोबार होगा, ब्रोकिंग का कारोबार होगा, ऐसे कई सारे बिजनेसेस में जियो फाइनेंशियल अपनी पैठ को, अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए दिखेगा। आज ये शेयर है निफ्टी का टॉप गेनर करीब 1.5% की तेजी के साथ। जो फाइनेंशियल की बात करें तो रिलायंस की बात कर लेते हैं क्योंकि रिलायंस के दम पर ही निफ्टी आज आपको 15% ऊपर ये दिख रहा है। चंदन जी, रिलायंस बाय करना है? क्या आपको लगता है कि जो करेक्शन आना था रिलायंस में आ चुकी है? आज 1400 रुपए के आसपास से अब रिकवरी की उम्मीद हम करें शेयर में? कन्विक्शन जियो फाइनेंस में इस पेक से बात करें तो, बट यस, यदि रिलायंस रिकवर करता है तो काफी इंटरेस्टिंग होगा मार्केट के लिए। और रिलायंस के सेटअप की बात करें तो देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि 1325 एक बड़ा सपोर्ट का काम करना चाहिए क्योंकि जैसा कि पहले डिस्कस किया था कि 1325 1330 एक मल्टीपल बैरियर होता था पिछले 3-4 महीने में, तो वो तो एक बड़ा पोजिशनल लेवल है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी ले सकते हैं, हल्का फुल्का डी पाए तो भी ले सकते हैं। 1330 का मेजर सपोर्ट लगाना चाहिए, ऊपर में लगभग 1450 तक के स्विंग को प्ले करने के लिए। 1450 तक के स्विंग को आप प्ले कर सकते हैं। रिलायंस में बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन है चंदन जी की तरफ से। फार्मा में हम कुछ शेयरों में देख रहे हैं कि बाइंग मोमेंटम है, स्पेशली जो मिड कैप वाले शेयर हैं। खैर लार्ज कैप में भी आप देखेंगे सन फार्मा ऊपर है 0.5%, लेकिन ग्लैंड फार्मा में करीब 1.5% के आसपास की तेजी आपको दिखेगी।
टोरेंट फार्मा नतीजों के दम पर 2% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। इसके अलावा ग्रेन्यूल्स में हमने अच्छी तेजी देखी थी और ग्रेन्यूल्स में आज भी हम 1.5% के आसपास की मजबूती देख रहे हैं। अमोल जी, ग्रेन्यूल्स का एक बार जरा चार्ट चेक करेंगे। तेजी तो इसमें है, और कितना चल सकता है आपके हिसाब से? ग्रैन्यूल्स में अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा पीछे रहा है, जितना ग्लैंड फार्मा चला है या बाकी फार्मा स्टॉक्स चले हैं वो थोड़ा सा पीछे रह गए। बट सपोर्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो एक इंटरेस्टिंग सपोर्ट लेवल पे खड़ा है जहाँ पे 460, वहीं पे एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। वीकली फॉर्मेशन में अगर हम देखते हैं तो रिट्रेसमेंट लेवल भी, एक इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल भी उधर ही आ रहा है। रिवर्सल का वेट रहेगा 480, एक मोमेंटम और एक लेवल रहेगा जिसके ऊपर और मोमेंटम पॉजिटिव होने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। अबव 480 अगेन एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा 510, जो एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था, वही से एक सेल ऑफ देखने को मिला था। 510 और 520 ये दोनों हायर साइड पे रेजिस्टेंस रहेंगे। ऑन द फ्लिप साइड सपोर्ट्स की बात करेंगे तो 460 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। 60 रुपए सपोर्ट जोन होगा इस ग्रेन्यूल्स के लिए। आज हम देख रहे हैं कि जो मार्केट रिलेटेड जो शेयर्स हैं उसमें थोड़ी सी ना बाइंग के सिग्नल्स आ रहे हैं। बीएससी बार बार हमने देखा है कि 2400 साढ़े 2400 की रेंज में जाके थोड़ा संभलने की कोशिश करता है। छोटी सी बाइंग आज हो रही है। बीएससी करीब 1% ऊपर है, लेकिन अगर आप सीडीएसएल के शेयर को देखेंगे तो 5-17 से लगातार सीडीएसएल का शेयर गिर रहा था और आज थोड़ी बाइंग सीडीएसएल के शेयर में भी आपको दिखेगी। करीब 1% ऊपर ये कारोबार कर रहा है 5-17 की लगातार गिरावट के बाद। चंदन जी, बीएससी, सीडीएसएल, एंजल वन, इन शेयरों में कोई शेयर जहां पर आपको लगता है कि शेयर बॉटम आउट हो गया है और अब फिर से चलने के लिए तैयार है, या फिर अभी आपको लगता है कि नरमी बनी रहेगी शेयरों में? देखिए, बीएससी और सीडीएसएल की बात करें तो सीडीएसएल थोड़ा सा वेट करने की सलाह रखेंगे, बट बीएससी कहीं ना कहीं अब बॉटम बनाएगा। हालांकि पिछले लगभग 12-13 दिनों में एक रेंज में फंस चुका है। उससे पहले एट द बिगिनिंग ऑफ जुलाई मंथ एक नेगेटिव प्राइस पैटर्न बना था, लगभग 2700-2650 के आसपास है। उसके बाद में करेक्ट तो हो चुका है, बट यहाँ पे डाउन साइड नहीं ज्यादा बन रहा है, तो उस वजह से कहीं बॉटम आउट अप्रोच बनेंगे। एज ऑफ नाउ अभी जल्दबाजी नहीं करें। अभी का जो फिलहाल दायरा है वो ऊपर में 2550 और नीचे में लगभग 2370, तो 2370 से 2550 के दायरे को प्ले करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि यदि कुछ दिन इस और दायरे में रहता है तो जरूर यहाँ पे बॉटम आउट होने के अप्रोच बनेंगे, बट एज ऑफ नाउ थोड़ा सा अर्ली अटेम्प्ट या अर्ली प्रीएम्प्ट होगा इन तथ्यों पर बयान करना। एसी संकेत तो दे रहा है, देखते हैं कि क्या अब ये शेयर यहां से चलता है। 1% के मूव्स आज के सत्र में आपको इसमें दिखाई देंगे। चलिए, शो को तो यहां पर वाइंड अप करने का समय हो गया है। चंदन जी, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम शेयरों पर एक लंबी लिस्ट आपसे हमने मतलब बहुत सारे शेयरों के बारे में आज व्यू लिया। बहुत शुक्रिया अमोल जी, आपका भी थैंक यू सो मच आज हमें समय देने के लिए और स्टॉक्स पर अपने रिकमेंडेशन हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ करेंगे 10 के बाजार की शुरुआत। आप बने रहिए हमारे साथ।